हम लोग स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या स्टार्ट किए थे? अच्छा, पिछले वीडियो में सबका शिकायत था कि मैं थोड़ा तेज तेज बोल दे रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा धीमे बोलता हूँ, थोड़ा धीमे करूंगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का वो हिस्सा है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? चार्ज के। किसके बारे में पढ़ते हैं? तो सबसे पहले तो चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना पड़ेगा? किस बारे में जानना पड़ेगा? सबसे पहला हेडिंग डाला था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या डाला था हेडिंग? क्या डाला था हेडिंग? चार्ज कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन? पॉजिटिव और क्या? प्लस प्लस में क्या होता है? प्लस प्लस में क्या होता है? माइनस 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 में? प्लस माइनस में? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है? प्लस माइनस, है ना। 1e की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो भैया। फिर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में जानकारी दिया गया था। चलिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बता दीजिए कितना हो जाएगा? -1e। कितना हो जाएगा रे? माइनस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg इसका मास। फिर प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना था? +1e। क्या था? क्या था? और इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बोलो भाई। फिर उसके बाद बताएगा अल्फा पार्टिकल। क्या बताएगा? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना था? +2e। कितना था रे? और उसका मास कितना था? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ क्या? प्रोटॉन। 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ क्या? उसके बाद बताएगा आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बताएगा? बोला गया किसी भी बॉडी पे, किसी भी क्या जो चार्ज होता है, चार्ज कैसा होता है? Q बराबर प्लस माइनस NE। Q बराबर प्लस माइनस क्या? मतलब चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज इज द क्या? ऑफ किसका? E। चार्ज किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? E का, है ना। हमेशा चार्ज +1e, +2e, +3, -4e ऐसा चार्ज एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसके बाद बताया गया आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बताया गया? बताया गया कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कोई भी क्या टोटल चार्ज क्या रहेगा? क्या रहेगा? उसके बाद आपको बताया गया वेरिएशन ऑफ चार्ज विद स्पीड। वेरिएशन ऑफ चार्ज विद क्या? बोला गया था अगर कोई मास रेस्ट में हो, कोई मास काहे में हो, और मान लो उसका रेस्ट मास m0 है। रेस्ट मास क्या है? अगर वही मास मूव करना शुरू कर दे, वही मास क्या करना शुरू कर दे, तो उसका जो मूविंग मास m है वो क्या आता है? m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। अब कोई चार्ज, रेस्ट चार्ज कितना है? Q0। रेस्ट चार्ज क्या है? वही चार्ज v स्पीड से मूव करना शुरू कर दे। कहां से? तो क्या चार्ज क्या हो जाएगा? Q बराबर Q0 ही रहेगा। Q बराबर Q0 ही रहेगा। कोई अगर ऐसा बोलता हो कि Q बराबर Q0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c², क्या सही रिलेशन है? गलत है? क्या है? ये चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी था। चार्ज का क्या था? उसके बाद अपन स्टार्ट किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या स्टार्ट किए? है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले आपको बताया गया कूलॉम्स लॉ के बारे में। क्या बताया गया? इसके बारे में बताया गया। कूलॉम्स लॉ में ये बोला गया अगर कोई भी दो चार्ज, कोई भी क्या यूनिवर्स में रखे हुए हैं, यूनिवर्स में कुछ दूरी पे, कुछ क्या तो वो चार्ज के कारण एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? फोर्स। चार्ज के कारण एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? दैट फोर्स इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड क्या? इस फोर्स को क्या कहा जाता है? क्यों लगता है? चार्ज के कारण। किस कारण लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्या? सेंट्रल फोर्स। क्या कहा जाता है इसको? फॉर सेम नेचर ऑफ चार्ज। फॉर सेम नेचर ऑफ क्या? फोर्स इज एंड फॉर अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज फोर्स इज प्लस प्लस और माइनस माइनस ऐसा रहा तो, और प्लस माइनस और माइनस प्लस रहा तो, समझ आ रहा है? फोर्स अप्लाइड बाय बोथ चार्ज, फोर्स अप्लाइड बाय क्या, है ना, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन क्या, एंड अपोजिट इन, है ना, डायरेक्शन क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसको फॉलो कर रहा है? न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो कर रहा है। मतलब दो चार्ज Q1 Q2 कुछ दूरी पे रखे हुए तो दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे। अगर ये चार्ज इस पे 20 न्यूटन लगाया तो ये चार्ज भी इस पे कितना लगाएगा? 20 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलोज क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर। किसको फॉलो करता है? उसके बाद आपको बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया? क्या बताएगा वैक्यूम या एयर के लिए? K Q1 Q2 by R²। K Q1 Q2 by क्या?
Q1 Q2 क्या है? टू चार्जेस। Q1 Q2 क्या है? R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन क्या? तो दिक्कत यहाँ तक। अब K की वैल्यू लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ क्या? परमिटिविटी ऑफ क्या? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा जाए तो निकाल लोगे? कोई दिक्कत? यहां से K की वैल्यू निकाला गया। किसी वैल्यू निकाला गया? K की वैल्यू कितना निकल गया? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद आपको बताया गया इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? ये समझ जाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कोई भी सवाल में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ लग रहा हो तो आप वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए एलिजिबल है। बोलो भैया, कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन को अलाउ करता है। किसको अलाउ करता है? क्लियर हो? तो इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फोर्स हो गया? कौन सा फोर्स हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एयर में निकाले दो चार्ज के बीच का फोर्स और वही दूरी रखते हुए दूसरे मीडियम में चले जाएं तो उनके बीच का फोर्स क्या आएगा? अलग आएगा। क्या आएगा? कैसे अलग आएगा ये आगे बताया गया आपको। फिलहाल अभी ये रखना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन क्या? मीडियम। फिर उसके बाद बताया गया कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज, ये दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो तीसरे चार्ज के ऊपर डिपेंड समझ आ रहा है? तीसरे चार्ज के ऊपर डिपेंड। उसके बाद अपन सवाल पे आए थे। किस पे आए थे? सवाल में पहला सवाल आपको होगा Q1 Q2 दो चार्ज हैं जो फिक्स दूरी पे रखे हुए हैं। कहां रखे हुए हैं? ये सवाल जेईई मेंस में आया था। AIEEE में बोला गया था कि बताओ कि इनके बीच का मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना होगा? इनके बीच का मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना होगा? तो फोर्स लिखा गया K Q1 Q2 बाई क्या? R स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई क्या? R स्क्वायर। और R तो फिक्स है तो फोर्स मिनिमम होने के लिए क्या Q1 Q2 मिनिमम होना चाहिए? तो Q1 Q2 की मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 ही ना। फोर्स कितना आ जाएगा? Ke स्क्वायर बाई R स्क्वायर। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन किए गए जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल था। कौन सा ट्रायंगल था? इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहां पे? वर्टेक्स पे। तीन चार्ज रख दिया Q Q Q और कोई एक आध चार्ज पे अपन फोर्स पूछ लिए थे। बताओ उस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स कितना लगेगा? क्लियर हो? मेरी बात समझ आ रही है? फिर आपसे पूछा गया कुछ स्क्वायर था, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे रख दिए थे क्या? चार्ज। और कोई एक वर्टेक्स पे क्या पूछ लिया गया था? फोर्स। फिर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे चार्ज रख दिए और एक चार्ज रख दिया उसके सेंटर पे। कहां रख दिए? उस पे फोर्स पूछा गया। फिर वैसे ही स्क्वायर वाले में पूछा गया। फिर हेक्सागोन वाले सवाल समझ लो। ये सब सवाल सिंपल वेक्टर एडिशन के सवाल है। कैसे सवाल है? वेक्टर। आपको याद है वेक्टर एडिशन? दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के रहेंगे। कितने रहेंगे? F और F 60 डिग्री पे। F और F कितने डिग्री पे है? तो रिजल्ट कितना था? F√3। F और F 90 पे रहेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? F√2। F और F 120 पे रहेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? और F और F थीटा एंगल पे रहेंगे तो 2F cos थीटा बाई 2। बहुत सारे सवाल आपको पॉलीगन्स के क्या कॉर्नर पे रख के आपसे सवाल करवाए गए थे। क्लियर हो? उसके बाद एक घड़ी वाला सवाल है। याद है घड़ी वाला सवाल? 12 बज रहा था, वहां पे 12 कूलम रखा था। 1 बजे वाले पे 1 कूलम रखा था। 2 बजे वाले पे 2 कूलम। 3 बजे वाले पे 4 बजे वाले पे ऐसे रख दिया गया था। उसका सेंटर पे रख दिया था +1 कूलम। सेंटर पे कितना रख दिया था? उस पे नेट फोर्स पूछा गया था। उससे क्या पूछा गया था? याद आया? फिर एक सवाल किए थे, याद है कि ओरिजिन पे रख दिए थे +1 कूलम। ओरिजिन पे क्या रख दिए थे? कितना रख दिए थे? फिर 1,0 पे रख दिया -1 कूलम। 2,0 पे रख दिया +1 कूलम। 3,0 पे रख दिया -1 कूलम। 4,0 पे रख दिया क्या? +1 कूलम। तो ओरिजिन वाले पे नेट फोर्स पूछा गया था। ओरिजिन वाले क्या पूछा गया था? तो यहाँ पे log 1 प्लस एक्सपांशन यूज किए थे। क्या यूज किए थे? log 1 प्लस क्या? याद आया? फिर आपको सवाल बताया गया कि एक चार्ज Q1 है जो फिक्स है। एक चार्ज Q1 क्या है? और Q2 R1 दूरी पे। Q2 कितनी दूरी पे है? Q2 का मास सेम है। Q2 का मास क्या है? और इसको फ्री कर, इसको क्या कर दिए? ये चार्ज रुका रहेगा कि भागेगा? रुका रहेगा, भागेगा। तो R1 से जब उसका सेपरेशन R2 हो जाए, R1 सेपरेशन कितना हो जाए? तो आपसे स्पीड मांगा गया था। क्या मांगा गया था? क्या किए थे? पहले अपन x दूरी पे गए थे। कितनी दूरी पे? x दूरी पे। जब दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या हो गई थी? x। क्या लिखे थे? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लिखे थे? फोर्स कितना गया था? K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई क्या? मास का डिवाइड मार दिया था। क्या मिल गया था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके टर्म में आया? टाइम के टर्म में कि x के टर्म में? तो एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा? VdV बाई dx। और यहाँ से इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रल VdV, उधर K Q1 Q2 बाई x स्क्वायर, नीचे में मास है ना, इंटू क्या? dx। उधर कहां से कहां? R1 से कहां तक? R1 से कहां तक? यहाँ से V निकाल लिए थे। क्या निकाल लिए थे यहाँ से? फिर आपको याद होगा कि ये चार्ज Q1 है, फिक्स है। एक दूसरा चार्ज Q2 है जो ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ। कहां रखा हुआ है? ब्लॉक के साथ चिपका कर। बोलो भैया,
तो आपसे पूछा गया था बताओ फाइंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ म्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या, ताकि ब्लॉक कहाँ में रहे, रेस्ट कहाँ में रहे। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को, के Q1 Q2 बाई क्या, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg क्या होना चाहिए, छोटा, ये छोटा होना चाहिए। यहाँ से निकाल लो म्यू मिनिमम, यहाँ से निकाल लो। फिर उसके बाद अपन पहुंच गए सेगमेंट कटिंग वाले सवाल पे, कहां पे पहुंच गए, सेगमेंट कटिंग वाले सवाल पे। तो उसमें सबसे पहले बताया अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के लॉन्ग हो, किसके लॉन्ग हो, तो अपन क्या डिफाइन करते हैं, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा हो जाएगा Q/L। लैम्डा क्या हो जाएगा, और अगर चार्ज निकालना हो लैम्डा दिया तो लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू क्या, उसके बाद बताएगा सिग्मा। क्या बताएगा, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट, सही है, चार्ज पर यूनिट क्या, चार्ज किसके लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया के लॉन्ग। और अगर सिग्मा पता हो चार्ज निकालना हो तो सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू क्या, उसके बाद बताएगा क्या, रो, क्या बताया गया, है ना, ये क्या था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ना। तो रो का फॉर्मूला क्या गया, Q डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम, Q डिवाइडेड क्या। और अगर रो पता हो आपको चार्ज निकालना हो, रो पता हो क्या निकालना हो, तो रो का सिंपल मल्टीप्लाई कर देना किसमें, किसमें। फिर सेगमेंट कटिंग वाले सवाल बताया गया आपको, ये कोई रॉड है, क्या है, इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे एक चार्ज रख दियो Q, छोटा Q, और एक इसमें क्या है चार्ज, बड़ा Q। और ये दूरी मान लो कि रॉड का इस एंड और चार्ज के बीच की दूरी A है, क्या है, और ये लेंथ कितना है इसका, L, कितना है लेंथ, ये दोनों के बीच में फोर्स पूछा गया था, क्या पूछा गया था, तो इस चार्ज से, छोटे वाले चार्ज से इस रॉड के ऊपर x दूरी पे गया, कितनी दूरी पे, और dx नामक एक टुकड़ा उड़ा ले गए, कितने टुकड़ा उड़ा ले गए, और उस पर dq चार्ज लिख लिया, क्या लिखिए उस पे, dq कितना आ गया, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा कैसे निकालेंगे, बड़ा Q बाई क्या, L, बोलो यार। और उस dq चार्ज और छोटे q के बीच में फोर्स लिख लिए, k q dq डिवाइडेड बाय क्या, x स्क्वायर, और dq की वैल्यू कितना रख दिए, लैम्डा dx, कितना रख दिए। और क्या पूरे फोर्स निकालने के लिए सिंपल इंटीग्रेशन कर दिए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों कर दिया कि q के कारण जो जितने भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे सब पे फोर्स इधर ही पड़ने वाला है, बोलो भैया। तो सीधा क्या कर दिए, इंटीग्रेट, क्या कर दिए। अब इसका जो फार्मूला बन के आया, जो भी बन के आया उसका मैं शॉर्टकट तरीका सिखा दे रहा हूँ। ये रॉड है, रॉड पे चार्ज कितना है, Q कितना है, और छोटा Q कितनी दूरी पे है, A दूरी पे, कितनी दूरी पे, और रॉड की लंबाई कितनी है, L। तो नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये समझने का तरीका है, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। तो नीचे का जो R स्क्वायर है ना उसको लिख दो R1 इंटू R2, या R1 मिनिमम इंटू R1, R मिनिमम इंटू R। तो ये बताओ इस पॉइंट से रॉड की मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी, A, और मैक्सिमम दूरी कितना हो जाएगा, A प्लस A। तो डायरेक्ट फार्मूला आप लिख सकते हो, K बड़ा Q छोटा Q डिवाइडेड बाई A इंटू A प्लस L, A इंटू A प्लस क्या। फिर एक हाफ रिंग था, क्या था, हाफ रिंग पे एक चार्ज दे दिया बड़ा Q, हाफ रिंग पे चार्ज कितना दे दिए, उसका सेंटर पे चार्ज रख दिया क्या, छोटा Q। तो रिंग की वजह से सेंटर वाले चार्ज पे क्या पूछा गया था, फोर्स। क्या किए थे, रिंग पे थीटा पे जाकर डी थीटा नामक क्या काटे थे, सेगमेंट। तो उस पर dq चार्ज कितना आ गया था, लैम्डा इनटू r d थीटा, r d थीटा उसका लेंथ था सेगमेंट का। अब वो dq और एक q के बीच में क्या निकाल लिया, फोर्स, दैट इज द df, दैट इज द क्या, उस फोर्स का डायरेक्शन ऐसे आया था, उसका दो कंपोनेंट तोड़ लिए थे, एक df cos थीटा, एक df, और मैं आपको बताया था जो df cos थीटा वो कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि जैसा dq इधर काटोगे, ऐसा हाफ रिंग है, ऐसा हाफ रिंग है ना, जैसा dq इधर काटे वैसा dq इधर भी काटे थे। अब काटने के बाद देखे थे कि एक फोर्स इधर लगा रहा था, एक फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट कट गया था, बचा कौन था, df sin थीटा, कौन बचा था, df, और df की वैल्यू रिप्लेस कर लो, 0 से 180 डिग्री तक क्या कर दो, इंटीग्रेट, क्या कर दो। इसका जो आंसर आया होगा वो आया था k बड़ा Q इंटू छोटा Q डिवाइडेड बाई उसका एरिया पाई r स्क्वायर बाई 2 आया था, पाई r स्क्वायर बाई क्या था, 2 आया था। कोई दिक्कत आता है। फिर बस यही सवाल अपन क्वार्टर सर्कल भी ले कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, किसके लिए रे, क्वार्टर सर्कल भी ले कर सकते हैं, क्लियर हो। उसके बाद अपन आ गए पेंडुलम प्रॉब्लम पे, किस पे आ गए, जैसे एक और पेन लाना इधर, पेंडुलम प्रॉब्लम पे, कहां पे, पेंडुलम प्रॉब्लम पे, क्लियर हो। जैसे मान लो कि ये पेंडुलम है, क्या है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज क्या है, Q2। क्या है, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगेगा, और mg फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे, और टेंशन ऐसे हो गया। तो इधर लगा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ऐसे क्या लगा, mg, ऐसे क्या लगा, और टेंशन ऐसे अपोजिट रहा। और वर्टिकल के साथ रस्सी का एंगल कितना है, थीटा, कितना है। तो मैं बताया था आपको कि Fe और mg का जो रिजल्ट है, Fe और mg का जो क्या है वो ऐसा आएगा, वही बैलेंस करेगा किसको, टेंशन को। मतलब टेंशन का मैग्नीट्यूड और Fe और mg का जो रिजल्ट का मैग्नीट्यूड है वो दोनों क्या होगा, बराबर। तो टेंशन निकल के कितना था, रूट अंडर Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर,
एफ स्क्वायर प्लस क्या, फिर tan थीटा कितना निकल गया था, एफ ई बाई एम जी। थीटा ध्यान रहे, थीटा किसके साथ एंगल था, वर्टिकल के साथ, किसके साथ एंगल था। फिर उसके बाद में एक सवाल करवाया गया कि इसका मास m है, इसका भी मास m है, यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज क्या है Q2, इसका सेमी वर्टिकल एंगल θ1 है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या है θ2। तो θ1 θ2 में रिलेशन कौन बड़ा कौन छोटा या बराबर क्या था, मास जब बराबर रहेंगे तो क्या आएगा, बराबर आएगा। अगर मास मान लो जिसका मास ज्यादा हो जाएगा उधर में एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंगल ध्यान रहे, एंगल किसके साथ है, वर्टिकल के साथ, किसके साथ एंगल है, क्लियर हो। फिर उसके बाद बताएगा सिंपल ये पेंडुलम है, सिंपल क्या है, ये क्यू और ये भी क्या क्यू। फिर उसमें बोला गया 45 डिग्री पे पाएगा इक्विलिब्रियम, 45 डिग्री पे क्या पाएगा, 45 डिग्री पे क्या पाएगा। अगर इस सिस्टम को 53 डिग्री से छोड़ दे, कहां छोड़ दे, तो आपसे पूछा गया था एक्सेलरेशन, क्या पूछा गया था, तो 53 डिग्री से छोड़ो तो कौन सा मोशन लेगा वो, सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेशन, 2, रेडियल और क्या, रेडियल एक्सेशन का फार्मूला वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाय, जब छोड़े तो स्पीड तो 0 है, तो रेडियल एक्सेशन कितना आ जाएगा 0, बच कौन जाएगा, टेंजेंशियल, बच कौन जाएगा। और एफी फोर्स ऐसे लगा, एमजी फोर्स ऐसे लगा, यही दोनों का कंपोनेंट ऐसे तोड़ लो, टेंजेंट के अलोंग एफी का और किसका, एमजी का, और नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट लाइन डिवाइडेड बाय क्या कर दो, मास। और ध्यान रहे कि क्यू स्क्वायर और जो एमजी का रिलेशन है 45 डिग्री वाला यूज किया जाएगा, बोलो भाई। फिर उसके बाद अपन आ गए लामी थ्योरम पे, किस पे आ गए, लामी थ्योरम ओनली वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है, आना, और जिस पार्टिकल पे लग रहा है वो पार्टिकल काहे में होना चाहिए, एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, वो कोप्लेनर होना चाहिए। तो खैर वो कोप्लेनर तभी होंगे जब वो तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा, तभी वो काहे में होगा। तो लामी थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर क्या, 3 फोर्सेस, पार्टिकल मस्ट बी इन क्या, पार्टिकल काहे में हो। ये मान लो क्या है, ये मान लो F1 है, ये मान लो F2 है, ये मान लो F3 है। F1 के सामने का एंगल अल्फा है, F2 के सामने का एंगल क्या है, बीटा, और F3 के सामने का एंगल क्या है, गामा। तो लामी थ्योरम क्या बोला, F1 डिवाइडेड बाय sin अल्फा, इसका स्क्वायर F2 डिवाइडेड बाय क्या sin बीटा, इसका स्क्वायर F3 डिवाइडेड बाय क्या sin गामा। लामी थ्योरम ओनली वैलिड फॉर सीरियम, लामी थ्योरम ओनली वैलिड फॉर 3 फोर्सेस, पार्टिकल मस्ट बी इन क्या, पार्टिकल काहे में होना चाहिए, तब लगाते हैं क्या, क्लियर हो। उसके बाद अपन आ गए इक्विलिब्रियम ऑफ 2 चार्जेस पे, इक्विलिब्रियम ऑफ क्या, 2 चार्जेस। उससे पहले आपको 11वीं क्लास में जो स्टेबल और अनस्टेबल था उसके बारे में समझाया गया था, बोलो भैया। तो सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम, क्या होता है ना, और अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। स्टेबल या अनस्टेबल चेक करना तो चुपचाप सिंपल सा फंडा है, मीन पोजीशन से हल्का सा हिला दीजिए, हिलाने के बाद अगर पार्टिकल हैविंग टेंडेंसी टू कम बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन देन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, और अगर वहां से दूर जाने की टेंडेंसी रहा तो समझ आया, कौन सा, अनस्टेबल। क्लियर है यहाँ तक, सही है। तो उसके बाद ऐसे रखा गया छोटा क्यू यहाँ पे है, 2 4 छोटा क्यू फिक्स है, एक बड़ा क्यू मिड में रख दिया, बड़ा क्यू वहां रख दिया। तो पूछा गया बड़ा क्यू अगर एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करो, किसके अलोंग, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, है कैसे, ये छोटा क्यू है, अरे बड़ा क्यू है, इधर वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, अगर इधर डिस्प्लेस किया तो इधर से लगने वाला जो फोर्स क्या आ जाएगा, घट जाएगा, इधर का फोर्स घट गया, इधर का फोर्स क्या हो गया, इधर डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स इधर हो गया ना, इधर आने की टेंडेंसी हो गई ना, कौन सा इक्विलिब्रियम। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस करूं तो पहला इधर लगाया दूसरा इधर लगाया, क्या नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो गया, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। कौन सा, फिर ये क्यू है, ये भी क्यू है, मिड में रख दिया माइनस क्यू, मिड में क्या रख दिया, तो एक्सिस के अलोंग क्या था, अनस्टेबल, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग क्या था, स्टेबल। बोलो यार। फिर एसएचएम वाला सवाल, कौन सा वाला सवाल, कि ये छोटा क्यू है, ये भी छोटा क्यू है, बड़ा क्यू रख दिया मिड में, बड़ा क्यू रख दिया, और उसका मास सेम है, किसका, बड़ा क्यू को। अब बड़े क्यू को डिस्प्लेस किया गया किसके अलोंग, एक्सिस के अलोंग। तो आपसे बोला गया था प्रूफ करो कि ये क्या करेगा, एसएचएम, प्रूफ करो क्या करेगा, और एसएचएम का क्या बताओ, टाइम पीरियड। तो ये छोटा क्यू है, दोनों के बीच की दूरी 12 मान लेते हैं, कितना दूरी है, 12 सुविधा के लिए। तो मिड से दूरी कितनी हो जाएगी, l, अगर इसको इधर से हिला रहे तो यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, l + x, इधर दूरी कितना हो जाएगा, l + x। इधर पर लगने वाला फोर्स k बड़ा q इंटू छोटा q बाई क्या, l + x का होल स्क्वायर, इधर से लगने वाला फोर्स k बड़ा q छोटा q बाई क्या, l - x का क्या, होल स्क्वायर। दोनों फोर्स को क्या करेंगे, माइनस, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो k बड़ा q छोटा q कॉमन आ जाएगा, तो 1/l + x का होल स्क्वायर माइनस 1/l - x का क्या, होल स्क्वायर। एलसीएम फेलसीएम ले लोगे तो l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को क्या लिख देना, l स्क्वायर, क्या लिख देना, और वहां से फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन क्या आ रहा होगा, -x, फोर्स पे डिपेंड कर रहा होगा, तो वहां से सिद्ध हो गया कि वो क्या है, एसएचएम, क्या है वो। और जो x के साथ जो कोएफिशिएंट रहा होगा माइनस को छोड़ के वो क्या कहलाएगा, k इफेक्टिव, क्या कहलाएगा, और टाइम पीरियड क्या आएगा, 2π√m/k, 2π√m/k। फिर आपको एक सवाल करवाएगा कि ये q है, ये भी q है,
अब बीच में है माइनस क्यू, बीच में क्या है माइनस क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस किया गया था। किसके अलोंग डिस्प्लेस किया गया था? तो उसमें भी एसएचएम प्रूफ करना था आपको। क्या प्रूफ करना था? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग अगर डिस्प्लेस करेंगे तो क्या इस चार्ज द्वारा लगाएगा फोर्स और इस चार्ज द्वारा लगाएगा फोर्स, दोनों बराबर होंगे क्या अलग होंगे? मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड क्या हो गया? तो एक ऐसे खींचेगा और एक ऐसे खींचेगा, और ये ऊपर वाला एंगल थीटा मान लो, तो रिजल्ट क्या जाएगा 2f cos थीटा, और f कितना जाएगा k q इंटू क्यू, के क्यू इंटू क्या, और ये दूरी कितना है l और ये दूरी कितना है x, तो l स्क्वायर प्लस क्या x स्क्वायर। बोलो यार ये f आ गया और रिजल्ट कितना आ गया 2f cos थीटा, 2f क्या, और cos थीटा को लिख देना बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना x और हाइपोटेन्यूज कितना रूट अंडर r स्क्वायर प्लस क्या, r स्क्वायर प्लस क्या, नहीं रूट अंडर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये x था और ये l था, तो कितना आ गया रूट अंडर r स्क्वायर प्लस क्या, सॉरी x स्क्वायर प्लस क्या l स्क्वायर, सॉरी ये x था और ये कितना था l, ये रूट अंडर l स्क्वायर प्लस क्या x स्क्वायर। अब जहां पे l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा उसको क्या लिख देना l स्क्वायर, क्या लिख देना, तो फोर्स यहाँ पे आ जाएगा क्या माइनस के x टाइप का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और यहाँ पे टाइम पीरियड क्या लिख लो 2 पाई रूट अंडर m बाई k, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर, क्लियर यहाँ तक। फिर आपको बताया गया इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज बिटवीन टू चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज बिटवीन क्या, अगर दो चार्ज रखे हुए हैं ऐसे फिक्स, तो तीसरा चार्ज को कहां रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम हो, तीसरा चार्ज को कहां रखा जाए कि, इसके फंडे क्या बताया गया, अगर ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के हुए, चार्जेस क्या हुए दोनों, तो इक्विलिब्रियम कहां होगा बिटवीन द चार्ज, बिटवीन द क्या, और किसके पास में, छोटे वाले के पास में, कहां, और ये दोनों चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हुए, क्या हुए, तो इक्विलिब्रियम साइड में होगा, कहां पे होगा, और किसके पास होगा, छोटे वाले के पास। उसमें सवाल करवाए गए थे, ये मान लो 4q है या 9q है, बताओ तीसरा चार्ज कहां पुटअप किया जाए, कितनी दूरी पे पुटअप किया जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम हो। ऐसे सवाल नीट फिट में बहुत आते हैं। अब बोलो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर ये माइनस 16q है, इधर 9q है, तो बताओ तीसरा चार्ज कहां रखा जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम हो, ताकि कायम हो इक्विलिब्रियम। ऐसे सवाल किए थे। फिर याद होगा फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम वाला सवाल किए थे, तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, नेचर और दूरी सब पूछ लिया गया था। अरे बोलो यार, ताकि सिस्टम ही कायम हो, सिस्टम कायम हो। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए तो हम लोग क्या देखे, इक्विलिब्रियम बिटवीन क्या, टू चार्जेस, इक्विलिब्रियम बिटवीन क्या है ना, एक बार दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं इसको। इक्विलिब्रियम बिटवीन टू चार्जेस, अगर दो चार्जेस सेम नेचर के रहेंगे, क्या रहेंगे, सेम नेचर के रहेंगे, तो इक्विलिब्रियम तीसरे चार्ज का कहां पे होगा, बीच में, कहां पे, बीच में, और किसके पास में, छोटे वाले के पास, किसके पास में, और दोनों चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हुए, क्या हुए, इक्विलिब्रियम कहां होगा, साइड में, किसके साइड में, छोटे वाले के साइड में। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद आते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या, कूलॉम्स लॉ का कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, है ना। ये डेरिवेशन वगैरह बोर्ड में भी आते हैं। तो दो चार्ज Q1 Q2 है, दो चार्ज क्या है, Q1 Q2, ये कुछ सेपरेशन पे रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं, कुछ सेपरेशन पे, सही है। सेपरेशन क्या है इनके बीच का, R1 R, क्या है सेपरेशन इसके बीच का, R। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड RQ, और ऊपर में मल्टीप्लाई में क्या, R वेक्टर, सही है। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई मॉड RQ, मल्टीप्लाई में ऊपर में क्या, R वेक्टर, ऊपर में क्या आएगा, R वेक्टर। और ध्यान रहे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, R वेक्टर का हेड वहां पे होगा जिसपे फोर्स निकालना हो, जिसपे फोर्स क्या करना हो, निकालना हो। और Q1 Q2 कैसे रखे जाएंगे, विद साइन, Q1 Q2 कैसे रखा जाएगा, विद साइन रखा जाएगा वेक्टर फॉर्म। क्लियर हो, डेरिवेशन याद है, ये Q1 था, ये Q2 था, तो Q2 पे फोर्स Q1 इधर लगाया था, और इधर ही R बना लिए थे, तो R का डायरेक्शन और किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या था, सेम था, मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, K Q1 Q2 बाई मॉड R स्क्वायर, और इंटू R कैप कर दो, इंटू क्या कर दो, क्योंकि R का डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और R कैप को लिख देना वेक्टर R बाई क्या, मॉड R, वेक्टर R बाई क्या, तो क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 बाई मॉड RQ इंटू वेक्टर R। वेक्टर R मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, ऊपर में, कहाँ आएगा, अच्छा। R का हेड वहां पे होगा जिसमें फोर्स क्या करना हो, फाइंड करना हो, जिसमें फोर्स क्या करना हो, फाइंड करना हो। Q1 Q2 कैसे रखेंगे, विद साइन। इसमें सवाल किए थे, एक 2 कूलॉम है, एक 3 कूलॉम है, यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट, R वेक्टर उधर बना लो जिसमें फोर्स क्या करना हो, निकालना हो, और R निकाल लो, फिर R का मॉड निकाल लो, और फिर फोर्स फाइंड आउट कर लो। क्लियर हो। फिर अपन एक सवाल किए थे क्यूब वाला, कौन सा वाला किए थे, क्यूब के 8 वर्टेक्स पे चार्ज रखे हुए थे, क्यूब के 8 वर्टेक्स पे क्या रखे हुए थे, चार्ज रखे हुए थे, है ना। किसी एक चार्ज पे फोर्स पूछ लिया था, सही है। तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आपका काम नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फोर्सेज लिखने पड़ेंगे, कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, सही है। जिसपे फोर्स निकालना है उसको पकड़ लो, और बाकी के साथ उसका फोर्स निकाल दो पेयर बना के, और सबको फिर वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद ऐड कर देना। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद क्या कर देना,
ये सवाल अपन क्लास में किए थे, याद आया। और ये ध्यान रहे कि सर ये वेक्टर फॉर्म यूज कहां पे करेंगे, कभी भी 3D सवाल हो जिसमें कोऑर्डिनेट वगैरह दिए हो, या कोऑर्डिनेट वाले सवाल हो जिसमें एक चार्ज है 2,5 पे, दूसरा चार्ज है 3,-4 पे, बताओ ये चार्ज उस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहां पे कौन सा फॉर्म यूज करें, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। उसके बाद आपको बताया गया कूलॉम्स लॉ फॉर डिफरेंट मीडियम। कूलॉम्स लॉ फॉर क्या, डिफरेंट मीडियम। देखो जो फार्मूला अपन पढ़ते हैं, फोर्स बराबर K(Q1Q2 by R², K(Q1Q2 by क्या, R², और K की वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई क्या, और एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ क्या, फ्री स्पेस। ये किसके लिए वैलिड है, ये किसके लिए वैलिड है, वैक्यूम के लिए। रियल में किसके लिए वैलिड है, अपन रफली एयर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल में किसके लिए वैलिड है, वैक्यूम के लिए। अब कूलॉम्स लॉ अपन पढ़ने जा रहे हैं दूसरे मीडियम के लिए। किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको बोला था अगर कोई दूसरे मीडियम में किसी चार्ज को रखते हो, किसी चार्ज को क्या करते हो, मान लो कोई प्लस चार्ज को रखा गया, किसको रखा गया, वाटर में रख दिया गया, किसको, प्लस चार्ज को, किसको रख दिया गया, प्लस चार्ज को, तो प्लस के चारों तरफ क्या आ जाएगा, माइनस का घेरा बन जाएगा, माइनस का घेरा बन जाएगा, मतलब प्लस के चारों तरफ इंड्यूस चार्ज हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे, इंड्यूस चार्ज, है ना। तो किसी भी चार्ज को अगर दूसरे मीडियम में रखा जाएगा तो अगर पॉजिटिव है तो उसके चारों तरफ किसका घेरा बन जाएगा, निगेटिव का, और अगर निगेटिव है तो उसके चारों तरफ किसका घेरा बन जाएगा, पॉजिटिव का। अब ये Q1 है और ये Q2 है, ये Q1 है, क्या है, तो Q2 द्वारा Q1 पे लगाएगा फोर्स तो वही रहेगा पुराना वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by क्या, R², सही है। और ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 के चारों तरफ घेरा कौन बना लिया है, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज फिलहाल यहाँ पे ज्यादा होंगे इस साइड में, राइट साइड में। क्यों, Q2 क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ना निगेटिव को, निगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो जो ये निगेटिव चार्ज द्वारा लगाएगा नेट फोर्स है वो इधर आ जाएगा, और Q2 द्वारा लगाएगा फोर्स इधर आ गया। बोलो भैया, तो Q1 के ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, घट गया या बढ़ गया, Q1 के ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, बोलो सब लोग, घट गया। Q1 के ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, घट गया। क्लियर हो, समझ आ रहा है, Q1 के ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, घट गया। अच्छा मुझे ये बताओ Q2 द्वारा Q1 पे लगाया गया फोर्स, Q2 द्वारा किस पे, उसमें कोई बदलाव आया कि नहीं है, उसमें कोई बदलाव आया कि नहीं आया, तो ध्यान रहे Q2 द्वारा Q1 पे लगाए गए फोर्स में कोई बदलाव यहाँ पे नहीं आया। हाँ नेट फोर्स घट गया, क्या घट गया, अब नेट फोर्स क्या लिखते हैं, इधर जो लगाया है कौन, Q2 किस पे, Q1 पे, और इधर जो लगाया कौन, इंड्यूस चार्ज का फोर्स, वो दोनों क्या कर लेंगे, माइनस, क्या कर लेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इंटू क्या, और ऊपर में मल्टीप्लाई में क्या Q1 Q2, और नीचे में डिवाइड में क्या R²। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ क्या, मीडियम, मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है, सही है। मीडियम क्या है, क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को लिख सकते हो आप एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय क्या, और एप्सिलॉन का है क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ क्या, तो फोर्स का फार्मूला क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे में ही एप्सिलॉन आर Q1 Q2 by क्या, R²। ध्यान रहे जो वैक्यूम में जो फोर्स निकाले थे या फिर एयर में जो फोर्स निकाले थे उसी में डिवाइड हो गया किसका, एप्सिलॉन आर का, किसका डिवाइड हो गया। तो नॉर्मल कोई दो चार्ज को दूसरे मीडियम में लेके जाते हो, कहां लेके जाते हो, दूसरे मीडियम में लेके जाते हो, तो नॉर्मल जो एयर या वैक्यूम में जो फोर्स निकालते थे वो निकाल लो, और एप्सिलॉन आर का क्या कर दो, डिवाइड मार दो। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ क्या, मीडियम। वाटर के लिए कितना था इसका वैल्यू 81, मेटल के लिए, एयर के लिए लगभग 1, वैक्यूम के लिए 1, वैक्यूम के लिए कितना 1। क्लियर हो, तो नॉर्मल किसी मीडियम में फोर्स निकालना हो तो एयर में फोर्स निकालेंगे और किसका डिवाइड मार देंगे, एप्सिलॉन आर का। अच्छा क्या हम लोग इंड्यूस चार्ज द्वारा लगाया गया फोर्स भी निकाल सकते हैं क्या, हाँ कैसे निकालेंगे, एयर में जो फोर्स लगा है वो और मीडियम में जो फोर्स लगा है दोनों क्या कर लेंगे, माइनस, एफ एयर माइनस क्या, एफ मीडियम, एफ मीडियम क्या लिख दोगे, एफ एयर बाई क्या, एप्सिलॉन आर, तो एफ एयर कॉमन ले लो, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 बाई क्या, एप्सिलॉन आर। कोई दिक्कत तक, सही है। अच्छा एक पेन है लाना, सुना, जैसे आपको बोला गया था कि ये कोई पेंडुलम है, क्या है, पेंडुलम है, ठीक है, ऐसे लटका हुआ है, क्या हुआ है ना, और ये इक्विलिब्रियम में है, क्या है, में, और वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, थीटा, वर्टिकल के साथ एंगल कितना है, थीटा। इसको अपन दूसरे मीडियम में डिप्ट कर दिए, दूसरे मीडियम में क्या कर दिए, तो ये थीटा का क्या हुआ, घटा बढ़ा कि कांस्टेंट रहा, क्या हुआ, घटा बढ़ा कि कांस्टेंट रहा, घटा, क्या हुआ, कैसे, tan थीटा क्या होता है, Fe by mg, tan थीटा क्या होता है, अब दूसरे मीडियम में जाओगे तो mg में तो कोई बदलाव आएगा नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या जाएगा, घट जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या जाएगा, घट जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटा तो tan थीटा घट जाएगा,
और tan थीटा घटेगा तो क्या थीटा घट जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगा था, mg ऐसे लगा था, इधर वाला फोर्स कमजोर पड़ गया तो वो और ढीला पड़ जाएगा ऐसे। बोलो भाई, तो यहाँ पे क्या जाएगा, थीटा घट जाएगा। फिर हमने आपको ऐसा सवाल बताया कि इक्विलिब्रियम में, पेंडुलम में, इक्विलिब्रियम वाला सवाल कि एयर में ये एंगल कितना है 45 डिग्री, एयर में कितना है, दूसरे मीडियम में जाकर डिप कर दिए तो यही एंगल 37 डिग्री हो गया। कितना हो गया 37। तो उस मीडियम का क्या बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी। बोलो भैया, तो एयर के लिए क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर क्या Fe बाई mg, और दूसरे मीडियम के लिए क्या लिखेंगे, tan 37 डिग्री क्या है ना, Fe डिवाइडेड बाई क्या एप्सिलॉन r इनटू क्या mg, और दोनों इक्वेशन क्या कर लेंगे, डिवाइड मार लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, एप्सिलॉन r। क्या मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर आपको एक बढ़िया सवाल करवाया था, जेईई मेंस में भी आया है ना, 24 जनवरी वाले सेकंड शिफ्ट पे सवाल आया था और डायरेक्ट कॉपी का सवाल था। सवाल क्या था, ये पेंडुलम है, क्या है पेंडुलम। अब एयर में इक्विलिब्रियम में थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, इसको एक लिक्विड में डिप कर दिए। कहां डिप कर दिए, लिक्विड की डेंसिटी समझ लो कुछ रो है, क्या है लिक्विड डेंसिटी, और ये बॉल जो यहाँ पे लटका हुआ है इसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, ठीक है, मेटल बॉल है, क्लियर हो। अब इसको कहां डिप कर दिए, लिक्विड में, और डिप करने के बाद बोला गया कि ये वाला एंगल चेंज, ये वाला एंगल चेंज। अभी तो कुछ देर पहले आप बोल रहे थे सर कि मीडियम में डुबाएंगे तो एंगल घट जाएगा। अरे भैया यहाँ पे एक और फोर्स आ जाएगा, कौन, बायन्स फोर्स, तो जो इधर का कम इफेक्ट हुआ था उसको बैलेंस कर देगा, कौन, बायन्सी फोर्स, कौन बैलेंस कर देगा। तो इसको लिक्विड में डिप कर दिए, कहां डिप कर दिए, और बोला गया कि ये वाला एंगल चेंज नहीं हुआ है, ये वाला एंगल चेंज, तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी बताओ, क्या बताओ, किसका, मीडियम का, किसका, मीडियम का। ये सवाल जेईई में 2 बार आया है, इसका डायरेक्ट अपन रिजल्ट निकलवाए थे, क्या निकलवाए थे, 1 बाई एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या था, 1 माइनस छोटा डेंसिटी बाई क्या, बड़ा डेंसिटी, क्या 1 बाई एप्सिलॉन r इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस छोटा डेंसिटी बाई क्या, बड़ा डेंसिटी। सही है। एप्सिलॉन r के रेसिप्रोकल का फार्मूला अपन यहाँ पर रखते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, विद डेरिवेशन बताया गया आपको, डेरिवेशन के साथ बताया गया है ना, बोलो। डेरिवेशन में mg और बायन्स फोर्स भी मार दिए थे, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया था, Fe बाई एप्सिलॉन r, Fe बाई क्या, और वहां tan थीटा लिखे थे कहां पे, एयर में, और यहाँ tan थीटा लिखे थे, दोनों क्या करवा दिए थे, इक्वल, तब जाके फार्मूला निकल के आया था। तो ये पूरी कहानी थी कूलॉम्स लॉ की, किसी कहानी थी। अब उसके बाद अपन चैप्टर में सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कोई भी चार्ज क्यू है, ये कोई चार्ज क्या है क्यू, क्या उसके सराउंडिंग में दूसरा चार्ज आएगा तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा उसके ऊपर। तो ऐसा बोला गया उस चार्ज के चारों तरफ कोई ना कोई एक ताकत है, उस चार्ज के चारों तरफ कोई ना कोई क्या है, वो ताकत क्या कर रहा है, जो अगले चार्ज के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, अगले चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है, उसी का नाम दिया गया, समझ लो एक टाइप से क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला गया उसको, क्या नाम दिया गया, तो मतलब उस चार्ज के आसपास जाओगे तो भैया आपको झटका पड़ेगा, क्या पड़ेगा आपको, मतलब आपके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्या लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने का सिंपल तरीका, कोई चार्ज क्यू है, कोई चार्ज क्या है, अगर इससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना हो, r दूरी पे क्या डिफाइन करना हो, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय +1 कूलम, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्या, ड्यू टू ए चार्ज कैपिटल क्यू, ड्यू टू ए चार्ज क्या, इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या, कैपिटल क्यू, इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्या, किसका, कैपिटल क्यू। तो कोई चार्ज क्यू से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकल गया, क्या है, KQ बाई r²। पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड रिपल्सिव होगा और नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड क्या होगा, अट्रैक्टिव। समझ रहा है। अच्छा, किसी भी फील्ड में कोई चार्ज जब इन किया, किसी भी फील्ड में कोई चार्ज जब क्या किया, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगा, QE, फोर्स कितना लगा, है ना। कोई चार्ज Q है, इसका फील्ड यहाँ पे E है, और इसमें कोई दूसरा चार्ज इंटर मारता है, इसके फील्ड में उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, QE, कितना लगेगा। और तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या जाएगा, फोर्स बाई चार्ज, क्या जाएगा, यहाँ से इसका यूनिट निकाल सकते हैं, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन। यहाँ से इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बन क्या गया, F/Q, F क्या, तो कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इन करेगा, कहां इन करेगा, तो चार्ज के ऊपर क्या लगता है, फोर्स, क्या लगता है, दैट फोर्स इज गिवन बाय क्या, QE। आपको याद होगा पॉजिटिव चार्ज पे, किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगा था, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा था। बोलो भैया, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगा था, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा था, याद आ रहा है। अच्छा, F, मैं इसमें एक बात भी आपको समझाया कि F बराबर जो QE लिखते हो, F बराबर क्या लिखते हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, Q का है कि दूसरे का है। F बराबर QE में F बराबर Q, छोटा Q इंटू E, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे Q का है कि दूसरे का है, दूसरे का है, क्या है, दूसरे का है। तो कोई भी चार्ज अगर फिर से एक बार समराइज किया जाए, कोई भी चार्ज कहां पे इन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां इन करेगा, क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा फोर्स उसके ऊपर, QE, कितना लगेगा,
कितना लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के, अगर समझ लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई क्या है, इसमें 2 कूलम का चार्ज छोड़ दूं, किसको छोड़ दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड है 50 न्यूटन पर कूलम, कितना है, क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, 2 × 50 ना, 2 × 50 कितना 100 न्यूटन ना, और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मैं बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, क्या है ये, इसमें इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए, प्रोटॉन को छोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और किसको, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उल्टा, प्रोटॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अल्फा पार्टिकल रख दूंगा तो, और न्यूट्रॉन रख दूंगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है यहां तक। फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल किए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किए, सवालों में क्या सवाल आया था कि स्क्वायर है उसके चारों वर्टेक्स पे क्या रख दिया, चार्ज रख दिए, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिए। चुपचाप अगर कोई भी पॉलीगॉन्स वाले सवाल हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, जिस पॉइंट पे क्या पूछा जाए, वहां पे चुपचाप +1 कूलम पुटअप कीजिए, क्या पुटअप कीजिए, और उस +1 कूलम पे क्या फाइंड आउट कर लीजिए, फोर्स। सिंपल सा तरीका, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत। अब चाहो तो कोई रॉड है जिसके ऊपर चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर है, उससे है ना a दूरी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। रॉड का लंबाई क्या है l, तो वहां पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है वहां पे कितना चार्ज पुटअप कर देना है, प्लस कितना रे, प्लस क्या 1 कूलम। उसके बाद आपको समझाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, सबसे पहला तो वही हो गया क्यू चार्ज के कारण, कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, कोई पॉइंट चार्ज क्या है, उससे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, KQ/r², KQ क्या, पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सिव फील्ड और नेगेटिव चार्ज के कारण अट्रैक्टिव फील्ड। उसके बाद बताया गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, ये फाइनाइट वायर है, एक और फील्ड ना, ये क्या है, फाइनाइट वायर है, सही है, ये वाला क्या है, फाइनाइट वायर है। क्लियर हो, है ना, पकड़ना इसको, ये है फाइनाइट वायर, ये वाला ना, ये क्या है, फाइनाइट वायर। इसके दोनों एंड को ऐसे जोड़ दिए अपन, दोनों एंड को ऐसे क्या कर दिए, जोड़ दिए, हमसे पकड़ो ले, जोड़ दिया ऐसे। ये वायर नहीं है, ये भी वायर नहीं है, दोनों एंड को डॉटेड लाइन से जोड़े है ना, अरे वायर है, वायर पे चार्ज कितना लैम्डा कूलम, और ऐसे ड्रॉप कर दिए परपेंडिकुलर बीचों बीच, ऐसे क्या ड्रॉप कर दिए परपेंडिकुलर, ऊपर वाले के साथ अगर एंगल θ1 बना रहा हूं, नीचे वाले के साथ एंगल कितना बना रहा हूं, θ2, और ये दूरी परपेंडिकुलर दूरी कितना है, d, परपेंडिकुलर दूरी कितना है, d। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट आए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कंपोनेंट आए थे, एक E पैरेलल जो वायर का क्या था पैरेलल, और एक आया था E जो वायर का क्या था परपेंडिकुलर। तो E पैरेलल का फार्मूला क्या निकल गया, K λ/d cos θ2 माइनस cos θ1, और E परपेंडिकुलर निकल के क्या है, K λ/d sin θ2 प्लस क्या sin θ1। और कभी डायरेक्शन चेक करना हो, मान लो ये वायर है, ठीक, और मान लो आपसे बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, और ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री है, नीचे वाला क्या है 60 डिग्री, ऊपर वाला एंगल कितना है 30, नीचे वाला कितना है 60। तो जिधर ज्यादा एंगल रहे उधर में जाना, और रॉड के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज पकड़ लेना, जैसे नीचे में ज्यादा एंगल है, मैं बोला हूं जैसे ऐसा है ना, ऐसा है, पकड़ना इसको, ऐसा है, ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री ऊपर का, और नीचे कितना है 60। तो नीचे वाले जिधर एंगल ज्यादा उधर में एक पॉइंट चार्ज पकड़ लो, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, तो ऐसा होगा ना, और प्लस चार्ज रहा तो ऐसा होगा ना। इसके 2 कंपोनेंट, एक इधर और एक ऊपर की तरफ। बोलो भाई सही है, बोलो। ऐसा चाहूं तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी पूछ सकता हूं, किसके लिए पूछ सकता हूं, इसमें θ1 θ2 लिखवाया था, θ1 और क्या θ2 लिखवाया था। उसके बाद इसी में आया इनफाइनाइट वायर, क्या आया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वायर इनफाइनाइट हो जाए, क्या हो जाए वायर इनफाइनाइट, तो θ1 और θ2 कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा रे, और उसमें E पैरेलल कितना आ जाएगा 0, E पैरेलल कितना आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा E परपेंडिकुलर। तो इनफाइनाइट वायर के कारण, ये समझ लो कि इनफाइनाइट वायर है, क्या है ऐसे इनफाइनाइट वायर, इससे D दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 2K λ/d, और किधर वायर के परपेंडिकुलर, वायर क्या, और वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा तो फील्ड रिपल्सिव होगा, और वायर के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा तो फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या एट अ डिस्टेंस d, एट अ डिस्टेंस क्या d, d कौन सा दूरी है परपेंडिकुलर दूरी है, तो d दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है इनफाइनाइट वायर का ना 2K λ/d, 2K λ क्या 2K λ/। अच्छा, इसमें अपन सवाल किए, जैसे मान लो कोई इनफाइनाइट वायर है, क्या है इससे r1 दूरी पे एक चार्ज है q, m, इसको छोड़ दिए तो चार्ज रुका रहेगा भागेगा, रुका रहेगा भागेगा, रुका रहेगा भागेगा। जब ये r2 दूरी पे आ जाए तो इसका स्पीड बताओ, r2 दूरी पे आ जाए तो क्या बताओ, तो क्या किया था अपन x दूरी पे गए थे, कितनी दूरी पे गए थे, तो x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया था 2K λ/x, 2K λ क्या, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे फोर्स लिखे थे, फोर्स कितना हो गया था q, तो 2K λ/x इंटू कितना q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2K λ/x ना, उसमें चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको फोर्स, क्या मिल जाएगा
और उसमें मास का डिवाइड मार दो, किसका डिवाइड मार दो, क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका फंक्शन आ गया, एक्स का, क्या लिखोगे उसको, वी डी वी बाई क्या, डी वी बाई, और इंटीग्रेट कर दो 0 से v और r1 से कहां तक, कुछ लॉग के टर्म में आंसर आ रहा होगा, किस टर्म में आंसर आ रहा होगा, लॉग के टर्म में आंसर आ रहा होगा। फिर अपन एक सवाल किया कि ये इनफाइनाइट वायर क्या है, इसके सामने एक निगेटिव चार्ज QM था, निगेटिव चार्ज क्या था, -q और क्या m, इसको सर्कुलर मोशन करवा के छोड़ा गया था, क्या करवा के छोड़ा गया था, तो शायद इस पाथ का रेडियस या स्पीड जो भी पूछ लिया जाए, है ना, तो जो भी फोर्स लगेगा QE, क्या लगेगा, QE, वो किसके बराबर हो जाएगा, mv² बाई r, किसके बराबर हो जाएगा, और वहां जो निकालना निकाल लो, वहां जो निकालना है निकाल लो, कहानी खत्म है। फिर उसके ऊपर बाद आपको बताया कि ये इनफाइनाइट वायर है, क्या है, इनफाइनाइट वायर, और यहाँ पे एक चार्ज है, इनफाइनाइट वायर पे चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम क्या पर मीटर, चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम। अच्छा, इससे कुछ दूरी डी पे, कुछ दूरी कहां पे, कुछ दूरी कहां पे, डी पे पूछा गया क्या एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है, तो इनफाइनाइट वायर के सामने कहां पे, इनफाइनाइट वायर के ठीक ऊपर सामने रखा गया एक चार्ज Q, और इसकी दूरी कितनी है D। तो आपसे पूछा गया क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है इक्विलिब्रियम में हो, कैसे, mg किसको बैलेंस कर देगा, QE को, mg फोर्स कहां लगेगा इस पे, नीचे, और QE फोर्स कहां लगेगा, ऊपर, तो ये दूरी D निकालना हो, क्या निकालना हो, क्या mg का QE हो जाएगा, और E को क्या लिख लोगे, 2k लैम्डा बाई D, 2k लैम्डा बाई क्या D, तो D कितना आ जाएगा, 2kq लैम्डा बाई क्या, 2kq लैम्डा बाई क्या mg ना, बोलो भाई। अच्छा, फिर आपसे ये पूछा गया कि अगर ये इनफाइनाइट वायर हो, इस पे ऊपर चार्ज प्लस है और यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा गया है, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, कौन से, तो कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, इसके लिए इसको ऊपर हल्का सा धक्का देंगे, तो वायर से दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा बढ़ेगा, तो QE फोर्स क्या आ जाएगा, कम या ज्यादा, तो नेट फोर्स कहां होगा, ऊपर के नीचे, तो ऊपर धक्का देने पे नेट फोर्स कहां हो गया, नीचे, तो नीचे आने की टेंडेंसी हो गई, कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और एसएचएम किसका एग्जांपल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का किसका एग्जांपल है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, तो इसमें पूछा गया कि ये इनफाइनाइट वायर है जिसपे चार्ज कितना है, प्लस लैम्डा कूलम क्या पर मीटर, इससे ठीक D दूरी पे एक चार्ज है छोटा q और मास क्या है उसका m, वो इक्विलिब्रियम में है, काय में है, इसका मतलब mg और QE बैलेंस हो रहे होंगे, तो mg का क्या हो रहा होगा, 2kq लैम्डा बाई क्या d, कितना 2kq लैम्डा बाई क्या d ना, बोलो भैया, तो mg का कितना 2kq लैम्डा बाई क्या d, तो यहाँ से 2kq लैम्डा कितना आ जाएगा, mg, अब बोला गया उसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, हल्का सा क्या कर दिया, तो प्रूफ करो कि ये SHM करेगा, क्या करेगा, और उसका टाइम पीरियड निकालो, क्या निकालो उसका, स्लाइड डिस्प्लेस किया गया है, तो अगर आप यहाँ पे दूरी D है और हल्का सा डिस्प्लेस किया x, तो टोटल दूरी यहाँ से कितना हो जाएगा, D प्लस x, तो अब जो नेट फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा सर, QE ऊपर, QE माइनस क्या mg, और E को आप क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, 2k लैम्डा बाई क्या D प्लस x माइनस क्या mg, अब 2kq लैम्डा को रिप्लेस कर देना किससे, mgd से, किसे, mgd, और mg कॉमन ले लेना, फिर LCM ले लेना अंदर में, LCM लेने के बाद जो D प्लस x है उसको क्या लिख देना, D लिख देना, क्या लिख देना उसको, यहाँ से F बराबर माइनस kx टाइप का सीन बनता हुआ दिखेगा आपको, और टाइम पीरियड निकाल देना, 2 पाई रूट अंडर m बाई क्या k, बोलो k या k इफेक्टिव, वो k अलग है, 2k लैम्डा D वाला ना वो अलग k है, और यहाँ पे सिस्टम का k क्या होता है, अलग होता है, सही है, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई वाला टर्म है निगेटिव को छोड़कर, माइनस को छोड़ दो, वो क्या कहलाएंगे, k इफेक्टिव, क्लियर हो, ठीक है। सिस्टम वाला सवाल भी अपन कर लिए। फिर निकाला गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, किसी कारण, सेमी मतलब यहाँ पे तो इंड है, इधर इंड नहीं है, तो इसके इंड पे निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ निकाले थे, कहाँ निकाले थे, इंड पे, दो कंपोनेंट आया था, k लैम्डा बाई d इधर और k लैम्डा बाई d इधर, पैरेलल भी आ गया था कितना, k लैम्डा बाई d, और परपेंडिकुलर भी कितना आ गया था, दोनों का नेट रिजल्ट कितना जाएगा, √2k लैम्डा बाई d, √2k लैम्डा बाई क्या, उसके बाद अपन पहुंच गए कहां पे, उसके बाद पहुंच गए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, रिंग, किस पे, रिंग पे। सबसे पहली बात एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है, यूनिफॉर्मली क्या है, जिसपे चार्ज क्या है Q, कंप्लीट रिंग है, कंप्लीट क्या है, तो सबसे पहले बताओ लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2 पाई r, लैम्डा क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय क्या, 2 पाई r, और उसको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कंप्लीट रिंग है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0, क्यों, एक ऊपर का ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण, तो नीचे वाले के कारण ऐसे हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे
डिराइव किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ रिंग। आर्क ऑफ क्या, मतलब आर्क है, रिंग का एक टुकड़ा है, रिंग का क्या है, ऐसा आर्क है, और ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लो अल्फा। इसका डेरिवेशन भी बताया गया था आपको। तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला बन के आया वो क्या बन गया, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, क्लियर हो, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई क्या, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, तो 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई क्या 2, और डायरेक्शन अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, नहीं अलोंग द क्या, अलोंग द क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्या, आर्क रिंग, इज गिवन बाय 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, और डायरेक्शन अलोंग द क्या, एंगल बाइसेक्टर, अलोंग द क्या, और वही सेमी सर्कल के लिए अल्फा कितना हो जाएगा 180, सेमी सर्कल के लिए अल्फा कितना हो जाएगा 180, तो अल्फा 180 रख दो, 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 बाई 2 मतलब साइन 90 ना। तो सेमी सर्कल के सेंटर पे, सेमी सर्कल कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। फिर अपन क्वार्टर के लिए भी किए थे, क्वार्टर के लिए अल्फा कितना रख लेंगे 90, कितना रे, फिर ऐसा समझ लो कि ऐसा क्वार्टर रिंग है, इस पे प्लस प्लस चार्ज है, और इधर आधा क्वार्टर रिंग है, इस पे क्या है माइनस माइनस चार्ज है। फिर अपन सेंटर पे क्या पूछे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या पूछे थे, दोनों कारण लिख लिए, तो सिंपल क्या कर देते, वेक्टर एडिशन, क्या कर देते, वेक्टर। उसके बाद अपन पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द क्या, एक्सिस ऑफ रिंग। ये कोई रिंग है जिसपे चार्ज क्यू है, कोई रिंग है जिसपे चार्ज कितना है क्यू, और ये उसका एक्सिस है। तो एक्सिस पे एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला डिराइव किया गया था वो क्या था, क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, बोलो भैया। और डायरेक्शन आया था अलोंग द एक्सिस, अलोंग द क्या था, पॉजिटिव चार्ज के कारण एक्सिस पे दूर की तरफ होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या जाएगा पास, बोलो भैया। उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, ये डिराइव करवाएगा आपको, बोलो भैया। एक्स का टू प्लस माइनस का r/√2, एक्स का टू प्लस माइनस का r/√2 कैसे निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था kqx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, बोलो भाई। फिर लॉग लेके क्या किया था, डिफरेंशिएट, तो वहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गया था, प्लस माइनस का r/√2। फिर ग्राफ बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और किसमें, एक्स में। तो ग्राफ ऐसा उठता हुआ ग्राफ, और फिर ऐसे गिरता हुआ, कहां पे उठा था, r/√2। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा बना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक हिल बनाना है, और एक गिरता हुआ हिल कहां बनाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। किसके बीच में ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस क्या, एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस क्या, क्लियर हो यहां तक, सही है। उसके बाद याद होगा कि एक रिंग है, एक सवाल करवाया था, एक रिंग है, उसके सेंटर से मतलब सेंटर से शुरू किया था, कहां से शुरू किया था, और एक सेमी इनफाइनाइट वायर रख दिया था, क्या रख दिया था, उसमें फोर्स पूछा था, क्या पूछा था उसमें, इसके दो तरीके बताए गए थे, कितने तरीके बताए गए थे, क्या कहते, रिंग से एक्स दूरी पे गए थे, dx नामक एक टुकड़ा उड़ा लिया था वायर के ऊपर। तुम्हें क्वेश्चन समझ आ रहा है, ये रिंग है और ऐसा सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, बोलो भैया। तो रिंग से कितने दूरी पे गए थे, एक्स दूरी पे, एक dx नामक एक टुकड़ा उड़ा लिए थे, उसके ऊपर चार्ज dq कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू कितना dx, और उस dq चार्ज पे इस रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लिखा गया था। तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स दूरी पे कितना हो जाएगा, kqx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या 3/2, बोलो। और लैम्डा dx क्या आ जाएगा, चार्ज छोटे वाले पे मल्टीप्लाई कर दो तो df फोर्स मिल जाएगा, बोलो। अब उसको इंटीग्रेट कर देना, कहां से कहां, जीरो से इनफाइनाइट, जीरो से कहां, ये पहला ये तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि रिंग जितना वायर पे फोर्स लगाएगा उतना ही वायर किस पे लगाएगा, रिंग पे। तो ऐसे थोड़ा पलट के समझाया था, ये वायर है और ये क्या है, रिंग है। तो रिंग के पेरीफेरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे k लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे k लैम्डा बाई आर, यहाँ पे k लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे k लैम्डा बाई, ये वाला कंपोनेंट कट जा रहा था। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बच रहा था कि नीचे की तरफ कितना, k लैम्डा बाई क्या आर, तो k लैम्डा बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया ना, उसको सिंपल चार्ज को चिपका दो, k लैम्डा बाई आर इंटू कितना हो जाएगा, q, खत्म, बोलो भैया। क्या सवाल किया था अपन। उसके बाद आया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डिस्क, एट द एक्सिस ऑफ क्या, डिस्क पे चार्ज कितना, सिग्मा कूलम क्या पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम क्या, कहां पे, डिस्क से क्या, एक्सिस पे। तो इसके लिए क्या किए थे, डिस्क से सेंटर से r दूरी पे गए थे, और dr नामक का क्या काट लिए थे, रिंग काट दिए थे, क्या काट दिए थे, और रिंग के एक्सिस पे फील्ड लिख लिए थे, क्या लिख लिए थे, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिए थे, क्या कर दिए थे, इंटीग्रेट करने के बाद जो फार्मूला बन के आया वो क्या बन गया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। कितना बन गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस, सिग्मा तो तुमको पता ही है, अब अल्फा समझना है। ये हमारे पास डिस्क है, क्या है, उसको ऊपर वाले इंड को जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहां से जोड़ दो,
और ये सेंटर वाली लाइन है एक्सिस, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? अल्फा। अगर ये दूरी x है, ये दूरी r है, तो ये वाला दूरी कितना? रूट अंडर r स्क्वायर प्लस क्या? cos अल्फा कितना हो जाएगा? x बाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस क्या? x स्क्वायर। बोलो, तो cos अल्फा x बाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस क्या? x स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डिस्क क्या बन गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos अल्फा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस क्या? cos। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो, सही है। ये कहां पे आया? एक्सिस ऑफ क्या? डिस्क पे। एक्सिस ऑफ कहां पे? डिस्क पे। उसके बाद हम क्या बोले थे? अगर यही अल्फा 90 हो जाए, ये अल्फा क्या हो जाए? ये अल्फा क्या हो जाए? अल्फा क्या हो जाए? तो डिस्क क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट शीट। क्या बन जाएगा? तो अल्फा 90 रख दो, तो इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा आपको सिग्मा बाई क्या? तो इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कांस्टेंट होता है, विच इज गिवन बाय सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक बार जेईई में क्या पूछा गया पता है? कि एक इनफाइनाइट शीट है, इसे 8 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। पहला ऑप्शन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तीसरा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, चौथा नन ऑफ देम। क्या भरोगे? अब कुछ मूर्ख लोग क्या क्या एक्टिंग करते रह गए, अरे डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस दे दिया है। अबे इनफाइनाइट शीट के कारण है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा, एंड व्हिच इज गिवन बाय सिग्मा बाई क्या? 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई क्या? फिर बताएगा आपको कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ क्या? इनफाइनाइट शीट। किसका बनाता है? तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था कैपेसिटर के अंदर? सिग्मा बाई, दोनों करंट ऐड हो गया था ना। तो कैपेसिटर प्लेट के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। बाहर में कैंसिल हो गया था, तो कितना गया था? 0। कितना गया था रे? यहाँ तो कुछ समस्या। फिर इनफाइनाइट शीट पे बेस सवाल करवाएगा कि ये इनफाइनाइट शीट है, क्या है? इनफाइनाइट शीट है। इस इनफाइनाइट शीट से लगा हुआ एक पेंडुलम ऐसे जोड़ दिए, पेंडुलम सीधा रह पाएगा? टिल्ट हो जाएगा। तो कितना एंगल टिल्ट हुआ निकाल सकते हैं क्या? tan थीटा बराबर एफ ई बाई क्या? mg। और एफ ई को क्या लिखना? QE। और इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना लिखना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? जैसे ये इनफाइनाइट शीट है, क्या है? इसमें चार्ज प्लस प्लस है। चार्ज क्या है? और यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्या है? तो इस चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? शीट की तरफ, शीट से दूर। लेकिन हमने क्या किया? वी नॉट वेलोसिटी देके इसको इधर ही फेंक दिया। तो बोला गया था बताओ कितना मिनिमम वी नॉट होगा ताकि जाके इसको टच कर जाए? कितना वी नॉट हो ताकि इसको जाके क्या करे? टच करे। क्या कर जाए? तो भैया जब चार्ज ऐसे होगा तो इसके ऊपर क्यू फोर्स इधर लगा होगा, ये फोर्स कांस्टेंट रहा होगा, वेरिएबल कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो एक्सेशन भी कांस्टेंट आया होगा। तो एक्सेशन क्या जाएगा? क्यू बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखना? सिग्मा बाई क्या? 2 एप्सिलॉन नॉट। वेलोसिटी इधर, एक्सेशन इधर, और ये दूरी कुछ एल दे दिया था। दूरी क्या दे दिया था? अब लगा लो तीसरा इक्वेशन काइनेमेटिक्स का, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या? 2s। फाइनल वेलोसिटी कितना करवा देना? 0। इनिशियल कितना है? वी नॉट। तो वी नॉट स्क्वायर माइनस 2a, ये कितना? क्यू बाई एम इंटू कितना? एल, और ई की जगह पर क्या रख देना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो? फिर उसके बाद आपको बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। सेंटर ऑफ क्या? हेमिस्फीयर चार्ज कितना दिया गया था? सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो सेंटर पे कितना आया? ऐसा हेमिस्फीयर है, उसके सेंटर पे सिग्मा पे क्या? सिग्मा पे क्या? यहाँ तो कोई समस्या? सही है। तो ये कहानी थी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे फार्मूले बता दिए गए, और फार्मूले आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में। कहां पे आएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। तो फिलहाल तो इतने ही फार्मूले हैं। उसके बाद बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बताया गया उसके बाद? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपल ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? ऐसी कोई लाइंस होती नहीं है, लेकिन कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना हो तो दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसमें सबसे पहले आपको बताएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बताएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होती है? और इनफाइनाइट से। एंड टर्मिनेट टू कहां पे? नेगेटिव चार्ज और क्या? और इनफाइनाइट। कहां टर्मिनेट कहां पे होती है? नेगेटिव चार्ज और क्या? कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज और इनफाइनाइट एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज और क्या? इनफाइनाइट। फिर दूसरा बताएगा टेंजेंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टेंजेंट एट क्या? गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्या? आप इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन समझ सकते हो। प्लस क्यू चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और माइनस क्यू चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर हो? तो ये ध्यान रखना है कि टेंजेंट एट कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टेंजेंट एट क्या? गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट क्या?
तो फिर तीसरा बताया गया कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कारण क्या है कि इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉसिबल डायरेक्शन हो जाएंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने पॉसिबल डायरेक्शन हो जाएंगे? जो कि पॉसिबल दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट। फिर चौथा बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। कौन सा फील्ड होते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद बताया गया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी हाई होगी, क्या होगी डेंसिटी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होगा? हाई। मतलब ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना क्लोज होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। उसके बाद बताया गया नंबर्स ऑफ लाइंस, नंबर्स ऑफ क्या? टर्मिनेटिंग और क्या? ऑरिजिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर +1 कूलम से एक 4 लाइन निकली है, +1 कूलम से कितने लाइन निकली है? 2 कूलम से कितनी लाइन निकलेंगी? 8 लाइन। कितनी लाइन? तो दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद अपन सवाल किए होंगे। क्या किए होंगे? सवाल में ध्यान है, एक जेईई एडवांस एक सवाल आया था, ये Q1 है, क्या है? Q2 है। यहाँ से लाइन निकल रही थी और Q2 में घुस रही थी, है ना? जहां से लाइन निकलेंगी वो कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या जाएगा? Q1 से लाइन निकल के अगर Q2 में घुस रही है तो Q2 क्या जाएगा? निगेटिव। फिर आपको ध्यान होगा Q1 पे मैं ज्यादा लाइन दिखा दिया था और Q2 पे कम लाइन दिखाया था, ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा? Q1 का। फिर आपसे शायद Q1 Q2 का साइन पूछा गया था कि Q1 Q2 में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। ये दूसरा बात ये पूछा गया था कि Q1 Q2 में मैग्नीट्यूड ज्यादा किसका होगा? तो ज्यादा लाइंस किस कहां से निकल रही थी? Q1 से। तो Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। और दोनों का साइन सेम है क्या? अपोजिट है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगा? Q1 के लेफ्ट में, Q2 को राइट में, कि बीच में? Q2 के, क्योंकि Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है, Q2 मैग्नीट्यूड क्या है? और वो माइनस है, और Q1 क्या है? प्लस है। क्लियर हो? फिर आपको एक और जेईई एडवांस का सवाल करवाया गया था जिसमें ट्रायंगल्स के वर्टेक्स पे 3 चार्जेस वाले दिखाए गए थे और बोला गया था कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना सही है, करेक्ट बताना है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, डायग्राम क्या है, सही है। क्लियर हो? फिर उसके बाद आए थे अपन, याद रखना, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्या? माइनस क्यू चार्ज। और ये दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्राम को ड्रॉ किए थे। तो प्लस से लाइन निकाल के कहां घुसा रहे थे? माइनस में। प्लस से लाइनें निकल रही थी, कहां घुस रही थी? माइनस में। फिर इधर भी लाइनें निकल गई, उधर से लाइनें घुस गई। क्लियर हो? ऐसा वाला सवाल। फिर प्लस क्यू और क्या, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्राम बनाया था अपन। तो दोनों लाइंस को क्या कर दिए थे? निकाल दिए थे। अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा था, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? तो वहां पे लाइंस को ऐसे ले जाकर ऐसे कर दिए थे, सीधा टच नहीं करवाए थे ना, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं वहां पे लाइन को लेकर जाना नहीं है। क्लियर हो? अच्छा, उसके बाद अपन कुछ थोड़े अच्छे सवाल किए थे, याद है? ऐसे वाले सवाल कि ये 2q चार्ज है और मान लो 4q चार्ज है, ये प्लस 2q है प्लस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनवाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या? तो सबसे पहले तो मैं बोला था कि वो पॉइंट ढूंढ लो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा हो? जीरो। क्या हो रहा हो? तो प्लस 2q और प्लस 4q में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पे होगा? बीच में। तो ग्राफ तो यहां से पास होगा, यहाँ पे कट करेगा। अब फिर बोला था कि किसी दोनों चार्ज के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जैसे प्लस 2q है यहाँ पे और यहाँ प्लस 4q है, तो प्लस 2q का इलेक्ट्रिक फील्ड पास में बिल्कुल इधर होगा और इन्फिनाइट होगा। तो इधर मतलब प्लस इन्फिनाइट, तो ग्राफ ऊपर से शुरू होगा, आएगा और फिर कहां जाएगा? नीचे। फिर ऐसे ही लेफ्ट और राइट साइड में सोच के बनाते थे, थोड़ा सा बढ़िया सवाल बनता था यहाँ पे ना। आपको याद होगा बैक टू बैक 5-6 सवाल करवाया था। सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस क्या? डिस्टेंस। जैसे 4q है और -9q है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाओ, है ना। 16q है, -5q है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाओ। क्लियर हो? 4-5 सवाल किए हुए क्लास में। सही है? उसके बाद आ गए अपन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्या? और सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहा तो एफ बराबर क्या होता है? क्यूई। एफ बराबर क्या होता है? क्या फोर्स भी कांस्टेंट होगा? फोर्स भी क्या होगा? और उसके बाद एक्सेशन क्या हो जाएगा? क्यू बाई एम। क्यू बाई क्या एक्सेशन भी कांस्टेंट होगा। तो ध्यान रहे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो एक्सेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट। और एक्सेशन कांस्टेंट हुआ तो काइनेमेटिक्स वो तीनों इक्वेशन लगाने के एलिजिबल हो गए। v = u + at, s = ut प्लस क्या? v² = क्या? u² प्लस क्या? 2a। क्लियर हो? बोलो भैया। फिर मैंने आपको वहां पे ये बताया था कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल के 2 ही पाथ पॉसिबल है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल कितने पाथ पॉसिबल है? या तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ लेगा, या कौन सा पाथ? पैराबोला। या तो वो स्ट्रेट लाइन लेगा, या क्या? स्ट्रेट लाइन कब लेगा? या तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही लाइन पे हो। इनिशियल वेलोसिटी 0 या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो? एक ही लाइन पे हो, तब पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन।
और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में अगर कोई ऐसा कोई एंगल बन गया, ऐसा एंगल, ऐसा एंगल, ऐसा कोई एंगल बन गया, तो पाथ कौन सा हो जाएगा? पैराबोला। तो ध्यान रहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, कहां पे? पार्टिकल का हमेशा पाथ कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। स्ट्रेट लाइन या क्या? फिर उसमें ये बात ये भी बताया था मैं आपको कि वेलोसिटी विल ऑलवेज ट्राइज टू टेक द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमेशा किसका डायरेक्शन लेने की कोशिश करता है? एक्सेलरेशन का। किसका? तो आपको याद होगा इस कड़ी में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिया था, सही है। अब बोला था ग्रेविटी को इग्नोर करो। किसको इग्नोर करो? और मैं एक चार्ज को ऐसे फेंक दिया था ऊपर की तरफ, बोलो, तो मैं बोला था कि उसका पाथ कैसा होगा? उसका पाथ कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पाथ झुकना चाहेगा। किस तरफ झुकना जाएगा? तो जो वाला पाथ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हुआ होगा वो वाला सही आंसर रहा होगा। बोलो यार, तो दिक्कत है यहां तक? फिर आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे नीचे की तरफ लगा दिया था। कहां लगा दिया था? और एक चार्ज था मास m और चार्ज क्या था? q, और उसको फेंक दिया था। क्या कर दिया था उसको? और मैं बोला था ग्रेविटी को इग्नोर करो। ग्रेविटी क्या करो? तो पहले mg लगाते थे, अब क्या लगेगा नीचे की तरफ? q। पहले एक्सेलरेशन g था प्रोजेक्टाइल में, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? q/m। इसको बोल दो g इफेक्टिव। क्या बोल दो इसको? g इफेक्टिव मतलब q/m। q क्या? मैं पूछा था इसमें रेंज बताओ, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, इसमें मैक्सिमम हाइट बताओ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला याद है? 2u/g। तो यहाँ पे g नहीं, यहाँ पे g इफेक्टिव, एंड g इफेक्टिव रिप्लेस बाय क्या? q/m। और h मैक्स का फार्मूला uy²/2g इफेक्टिव, uy²/2g। फिर रेंज का फार्मूला 2ux इंटू uy क्या? g इफेक्टिव। ये सारी चीजें पूछा जा सकता है आपसे, कोई दिक्कत? फिर आपको याद होगा कि ऐसा कोई प्लेट है, ऐसा क्या है? प्लेट है, सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऊपर से नीचे की तरफ है। ऊपर से कहां है? कौन? या नीचे से ऊपर भी मान सकते हो, चलो नीचे से ऊपर ही मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ठीक, और ऐसा प्लेट है, और यहाँ पे एक चार्ज को अपन वेलोसिटी दे दिया इधर की तरफ। तो आपसे इक्वेशन ऑफ कर्व पूछा गया था। क्या पूछा गया था? जिस कर्व पे वो चलेगा, इक्वेशन ऑफ क्या? पाथ। इक्वेशन ऑफ क्या? एक्स लिख लो और वाई लिख लो टी के फॉर्म में, और टी को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। वेलोसिटी दिए कहाँ हो? इधर, इधर ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगा है? ऊपर, तो एक्सेलरेशन तो ऊपर ही आएगा। एक्सेलरेशन कितना जाएगा? q/m। ग्रेविटी इग्नोर करना है, ग्रेविटी क्या करना है? इग्नोर। एक्सेलरेशन क्या कितना जाएगा? q/m। कहाँ? ऊपर। और इधर एक्सेलरेशन कितना जाएगा? 0। तो x बराबर क्या जाएगा? ut। x बराबर क्या जाएगा? और y बराबर क्या जाएगा? हाफ at²। तो x वाले से t निकाल के यहाँ पे पुट अप कर दो, उससे क्या मिल जाएगा आपको? इक्वेशन ऑफ पाथ। क्या मिल जाएगा उससे? फिर पेंडुलम वाले सवाल किए। कौन सा वाले सवाल किए? कौन सा वाले सवाल? पेंडुलम। पेंडुलम का नॉर्मल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है? 2π√L/g। L/g क्या? g। तो आप ऐसे याद रखना कि टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√L/g इफेक्टिव। 2π√L क्या? पेंडुलम को ऐसे टांग दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगा दिया था? तो क्यू फोर्स कहां लगा था? नीचे। क्यू फोर्स कहां लगा था? और एमजी भी कहां लगा? नीचे। तो नया जी इफेक्टिव कितना आ गया? g प्लस q/m। तो नया टाइम पीरियड 2π√L/g इफेक्टिव, एंड g इफेक्टिव कितना? g प्लस q/m। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगा दूं? तो चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। q ऊपर और mg कहां? नीचे। तो g इफेक्टिव कितना आ जाएगा? g माइनस q/m। तो जहां पे टाइम पीरियड है उसमें क्या लिख दो? 2π√L क्या? g माइनस q/m। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिया था, इस टाइप से ना। पेंडुलम में ऐसे टिल्ट हो गया होगा, ऐसे ना, बोलो। तब इसका टाइम पीरियड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दिया तो क्यू फोर्स ऐसे, तो इसके कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना जाएगा? q/m, और g कहां? नीचे। तो नया g इफेक्टिव कितना जाएगा? √g² प्लस q/m का क्या? होल स्क्वायर। टाइम पीरियड अगेन 2π√L क्या? g इफेक्टिव। बोलो भाई, 2π√L क्या? ये पूरी कहानी थी किसकी? किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम्स लॉ थोड़ा बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन पूरी चीजों को ढंग से अगर रिवीजन करोगे और ढंग से करोगे ज्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अपन पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? पोटेंशियल एनर्जी की कहानी आपको 11वीं क्लास में वर्क पावर एनर्जी में बताया गया था, सही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नथिंग, इट इज अ नेगेटिव वर्क डन ऑफ क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव वर्क डन ऑफ क्या? ये क्या था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू बराबर क्या? माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन ऑफ क्या? कंजर्वेटिव फोर्स। अब सुनना ध्यान से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है? कौन सा फोर्स है? क्या तो क्या इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं? हाँ। तो डिफाइन करने का तरीका क्या था? ये Q1 चार्ज था, इसको फिक्स कर दिए थे। ये Q2 चार्ज था जो R1 दूरी पे था। कितनी दूरी पे था? और Q2 फ्री था। Q2 क्या था? Q2 को छोड़े थे तो रुका कि भागा? भागा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इंटीग्रेशन करके निकाल लिया अपन वर्क डन। इंटीग्रेशन करके क्या निकाल लिए? वर्क डन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? K Q1 Q2 बाई क्या? x²। या Q1 Q2 बाई क्या? x²। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर ही लगा, रिपल्सन, और
भैया डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के Q1 Q2 बाई क्या एक्स स्क्वायर dx, लिमिट कहां से कहां, R1 से क्या R2, तो इंटीग्रेशन करो तो कितना आ जाएगा के Q1 Q2 और ब्रैकेट में 1 बाई R1 माइनस क्या 1 बाई R2, 1 बाई लोअर लिमिट माइनस क्या 1 बाई अपर लिमिट ना, तो वर्क डन कितना आ गया के Q1 Q2 इंटू 1 बाई R1 माइनस क्या 1 बाई R2, ये क्या है फाइनल पोटेंशियल माइनस क्या है इनिशियल पोटेंशियल ना, यानी U R2 माइनस क्या U R1, U R2 माइनस क्या, फिर हम बोले थे कि एक सुटेबल पॉइंट ढूंढ के अपन पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेंगे जीरो, तो R2 पे जाकर पोटेंशियल एनर्जी क्या, R2 पे जाकर पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया जीरो, और R2 कहां माना, R2 कहां माना, कहां माना R2 इन्फिनिट, तो इन्फिनिट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लिया गया जीरो। तो अमूमन अपन मैक्सिमम सवालों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन्फिनिट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही मानते हैं, जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अपन मानते हैं, क्या करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो दो चार्ज के बीच में निकल के आ गया, जब इन्फिनिट पे जीरो माने तो क्या निकल के आ गया के Q1 Q2 बाई R, तो ध्यान रहे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज इज गिवन बाई के Q1 Q2 बाई क्या R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज ओनली वैलिड व्हेन वी अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिट इज क्या जीरो, जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट पे क्या मानते हैं जीरो मानते हैं तब ये वैलिड है, कोई दिक्कत यहां तक। पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ वेस्ट सवाल भी किए थे, याद है, ये Q1 चार्ज था और ये फिक्स था, और ये Q2 था, Q1 फिक्स था, ये Q2 था, Q2 को इन्फिनिट से फेंके थे, कहां से फेंके थे, कितने स्पीड से V0 से, और Q2 का मास भी था क्या m, कितना था, आपसे क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा गया था, क्या पूछा गया था, क्या लगाए थे यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, क्या लगाए थे, है ना, वहां का एनर्जी लिख लिया तो वहां का एनर्जी कांटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m V0 स्क्वायर, और इन्फिनिट में पोटेंशियल क्या मान लिए थे जीरो, और यहाँ का जब बिल्कुल क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कितना पास आया होगा, कितना पास, जहां पे क्लोजेस्ट अप्रोच हुआ होगा वहां पे उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी जीरो, क्या लिखो सर हाफ m V0 स्क्वायर बराबर क्या के Q1 Q2 बाई R, इसमें R क्या आ जाएगा क्लोजेस्ट अप्रोच, R क्या आ जाएगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन से इसको हैंडल कर लिया, क्लियर हो, बोलो। अच्छा इस सवाल में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगता कि नहीं लगता, नहीं लगता, क्योंकि एक चार्ज क्या था फिक्स था, तो फिक्स होगा तो कोई ना कोई चार्ज कोई ना कोई फोर्स तो उसको पकड़ के फिक्स कर रखा होगा ना यार, इन फोर्स, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन सिर्फ क्या लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन, क्या लगेगा। स्टैट्स में अपन क्या क्या देख लिए, कूलॉम्स लॉ देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया गया, ठीक है, उसके बाद आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे, कौन सी एनर्जी पे, चलो सब लोग बोलो मेरे साथ, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा फोर्स होता है, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर चीजों को दिमाग में बैठा बैठा के बोलना है ना, रिवीजन कर लेना है इतनी देर में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आपको 11वीं क्लास में बताया गया था जब जब कंजर्वेटिव नाम की चिड़िया आएगी तब तक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाएगा, तो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। असल में अपन पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन करते रहते हैं, असल में अपन क्या डिफाइन करते रहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको बताया गया था डेल्टा यू मतलब चेंज इन क्या पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन ऑफ क्या कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन ऑफ क्या कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या करते हैं वर्क डन निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का और उसके सामने क्या लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे उसके सामने माइनस। अब सोचो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ये Q1 को फिक्स कर लिया, ये Q2 है और ये दोनों बीच की दूरी कितनी है R1। अब इसको छोड़ दोगे तो ये रुका रहेगा, भागेगा, इधर भागेगा, ऐसा बोर्ड में आएगा डेरिवेशन करने के लिए ना, भागेगा इधर। अब इधर भागेगा तो मान लो x दूरी हो गया इनके बीच का, सेपरेशन कितना हो गया x, तो फोर्स कितना लग गया k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर, क्या Q1 Q2 बाई क्या, अब जिधर फोर्स है क्या उधर ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f dx, लिमिट R1 से कहां तक R2 तक, तो f की वैल्यू क्या रखूंगा k Q1 Q2 बाई x स्क्वायर dx, लिमिट कहां से कहां R1 से R2, k Q1 बाहर आ जाए, k Q1 Q2 कहां जाएगा बाहर, और इंटीग्रेशन करने के बाद क्या जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई क्या R2, 1 बाई R1 माइनस क्या, ये वर्क डन आ गया, क्या गए किसका कंजर्वेटिव फोर्स। अब डेल्टा यू जो क्या है, डेल्टा यू वर्क डन होता है कि माइनस टाइम्स होता है, तो माइनस लगा दूंगा तो 1 बाई R2 आगे आ जाएगा, 1 बाई R1 कहां जाएगा पीछे, तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा k Q1 Q2 इंटू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, 1 बाई R2 माइनस क्या 1 बाई R1। ये रियल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, रियल फार्मूला ही है, रियल फार्मूला क्या है डेल्टा यू k Q1 Q2 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। अब डेल्टा यू को फिर क्या लिख लोगे u R2 मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट R2 माइनस u R1,
दैट इज इक्वल टू क्या, के Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। फिर आपको 11th क्लास में बताया गया कि कोई भी एक सुटेबल पॉइंट मान लीजिए जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, 0, और ऐसा सुटेबल पॉइंट मानना है जहां पे एक आध टर्म हट जाए। बोलो यार, तो हम लोग यहाँ पे कहां पे 0 मानते हैं, इन्फिनाइट पे। कहां पे, तो मान लेते हैं लेट R2 बराबर इन्फिनाइट, R2 किसकी तरफ जा रहा है, इन्फिनाइट की तरफ, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। तो UR2 0 हो गया, तो माइनस UR1, और इधर रखोगे तो क्या जाएगा, माइनस के Q1 Q2 बाई क्या, R1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिस्टेंस R1 कितना आ गया, के Q1 Q2 बाई क्या, R1, क्या Q1 Q2 बाई क्या, अगर वही दूरी R रहा, वही दूरी क्या रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या जाएगा, के Q1 Q2 बाई क्या, R। तो अगर दो चार्ज, कितने चार्ज, Q1 Q2 R दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाएगा, इंट्रैक्शन एनर्जी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाएगा, के Q1 Q2 बाई R, के Q1 Q2 बाई क्या, के Q1 Q2 बाई क्या, के Q1 Q2 बाई R इज वैलिड व्हेन वी अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनिटी क्या, 0। जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहां पे 0 मानते हैं, इनफिनिट पे। हाँ, ये बात सही है, आपके कोर्स में 99.99% जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कहां पे 0 माना जा रहा है, यहाँ पे इनफिनिट पे। कहां पे, तो दो चार्ज के बीच में अगर सेपरेशन R हो, सेपरेशन क्या हो, R, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाएगा, के Q1 Q2 बाई R इज वैलिड व्हेन वी अज्यूम पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनिटी क्या, 0। यहाँ तो कोई समस्या। अच्छा, इस फार्मूले में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Q1 Q2 कैसे रखते हैं, विद साइन की विदाउट साइन, कैसे रखते हैं, विद साइन रखना है, सही है, प्लस रहेगा तो प्लस में रखना है, माइनस रखना है तो माइनस में। अब इसमें कुछ सवाल अपन किए थे कि एक चार्ज मान लो ये फिक्स है Q1, या क्या है, Q1 फिक्स, और Q2 को फेंक दिए कहां से, इनफिनिट से। कहां से फेंक दिए, कितने स्पीड से, V0 से, कितने से, कहां से फेंक रहे हैं, कितने स्पीड से, और उसका मास कितना है, m, मास कितना है। तो आपसे क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा गया है, क्या पूछा जा रहा है, तुमको याद होगा क्लोजेस्ट अप्रोच का सवाल आपको सर कहां, मॉडर्न फिजिक्स में बताएंगे, कहां बताएंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब ये Q2 कितना करीब आया होगा, किसके करीब, Q1 के करीब। जैसे Q2 को इधर फेंको, लेकिन फोर्स तो इधर लगेगा, तो समय के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, समय के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो कभी ना कभी इधर आते 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 तो इसका स्पीड क्या आ जाएगा, 0। तो जब स्पीड 0 हो जाएगा तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोला जाएगा उसको, क्या बोला जाएगा उसको, क्लोजेस्ट अप्रोच। तो कैसे निकालते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या लगाते हैं यहाँ पे, वो बाकी लोग बोलो, क्या लगाते हैं, एनर्जी। चलो साक्षी बताओ, मोमेंटम का जनरेशन वैलिड होगा कि नहीं वैलिड होगा, वैलिड होगा, तो बताओ किशन, क्यों नहीं वैलिड होगा, एक्सटर्नल फोर्स बोलना तो उसको भाई, एक्सटर्नल कौन लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, कौन लगा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट, तुम बताओ। हाँ, जब Q1 फिक्स है ना, वो ऐसे थोड़ा ही फिक्स हुआ होगा, कोई ना कोई तो उसको पकड़ रखा होगा, तो वो हिंज फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड, सिर्फ कौन सा कंजर्वेशन लगा जाएगा, एनर्जी। अब इनफिनिट से फेंके थे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 0, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m V0 स्क्वायर, हाफ m। अच्छा, फाइनल पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई R। यहाँ से R निकाल लीजिए, R ही क्या आ जाएगा, क्लोजेस्ट अप्रोच, R क्या आ जाएगा। तो ध्यान रहे, Q1 फिक्स है, कभी भी चार्ज एक आध चार्ज फिक्स रहेगा तो उस केस में एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड ड्यू टू क्या, हिंज फोर्स। ये सब बारीक सी बात है, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद मैं आपको बताया एक और सवाल कि दो चार्जेज हैं, ये मान लो Q1 है, क्या है, Q2 है, ये Q1 है, क्या है, Q2 कहां पे है, इनफिनिट पे। कहां पे है, Q1 को इधर फेंक दिया V1 से, और Q2 को भी इधर दाग दिया, कितने से, V2 से, कितने से रे, V2 से, और दोनों का मास mm मान लो, मास क्या है दोनों का, mm। तो आपको बताना है, फिर से बताना है क्या, क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या बताना है। तो पुराने वाले सवाल इस सवाल में क्या अंतर है, अगर दोनों चार्ज फिक्स, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन का ताला खुल चुका है, मोमेंटम कंजर्वेशन अपन लगा सकते हैं। अब तुमको सवाल क्या है कि इसको फेंक दिया इधर V1 से, इसको फेंक दिया इधर V2 से, एक का मास m, इसका भी मास क्या, m, और ये कहां से फेंका गया है, इनफिनिट से। कहां से, अब निकालना है क्लोजेस्ट अप्रोच। अब क्या निकालना है, अब तुम जाओ 11वीं क्लास में सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर पे, थोड़ा देख लो, रिवाइज करवा दे रहा हूँ। कौन चैप्टर पे, सेंटर ऑफ मास में याद होगा कि दो ब्लॉक थे, दो क्या थे, स्प्रिंग से कनेक्टेड थे, एक को वेलोसिटी V1 दे दिया था, एक को वेलोसिटी इधर क्या दे दिया था, V2। आपसे मैक्सिमम इलोंगेशन और क्या पूछा गया था, कॉम्प्रेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन क्या, तो वहां पे एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाया गया था कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम क्या, दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो गई थी, बराबर हो गई थी। क्या हो गई थी, वेलोसिटी बराबर हो गई थी, क्या हो गई थी।
तो जब जिस समय मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस समय दोनों की वेलोसिटी क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या जाएगा? तो यहाँ भी जिस समय दोनों के बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा ना, सेपरेशन क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये मिनिमम सेपरेशन हो गया और इसका भी स्पीड भी, इसका भी स्पीड क्या भी, दूरी कितना आर। कितना नून है अपने पास, कितना नून है, 2। कौन कौन आर और भी, आर और क्या, कितने इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, 2। पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम क्या लिखवा, mv1, m क्या है ना, और उसका mv2, सही है, बराबर। फाइनल कितना हो जाएगा, mv प्लस क्या, mv प्लस क्या, बोलो यार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक v मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से, और फिर क्या लगा लो, एनर्जी कंजर्वेशन, क्या लगा लो, तो वहां से फिर आर की वैल्यू मिल जाएगा अपने को। तो वहां से क्या निकालेंगे अपन, क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका एक डायरेक्ट तरीका भी था, याद है किसी को? हाँ, जब दोनों की वेलोसिटी बराबर रहेगी, दोनों क्या बराबर रहेगी, वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों काहे में आ जाएंगे, रेस्ट में। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में टोटली कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू क्या, पोटेंशियल एनर्जी। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हो, हाफ म्यू वी आर स्क्वायर बराबर के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई क्या, और म्यू क्या है, रिड्यूस मास, दैट इज द m1 m2 बाई क्या, m1 प्लस क्या, m2, और वी आर क्या है, रिलेटिव। ये एक लाइन का अप्रोच था, कितने का अप्रोच था। फिर आपको याद होगा एक बढ़िया एक क्रांतिकारी सवाल किए थे, ये Q1 चार्ज फिक्स है, Q1 चार्ज क्या है, फिक्स करते किसका ताला बंद हो गया, मोमेंटम का जरूर हम नहीं लगा सकते, ये Q1 फिक्स है, Q1 क्या है, और ये Q2 को फेंका गया कहां से, इन्फिनाइट से, कहां से फेंका गया, और कितने दूरी ऊपर से, d दूरी ऊपर से। अब समझो ये Q1 है और ये इन्फिनाइट है, ये समझ लो ये क्या है, ये क्या है तुम्हारा, ये Q1 है, क्या है, यहाँ पे Q2 यहाँ से कितनी दूरी पे है, d दूरी पे, यहाँ से फेंका गया V0 से, कितने से फेंका गया है, और ये Q1 फिक्स है, Q1 क्या है, Q1 क्या है, अब इन्फिनाइट से दाग दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा था क्या, क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है। तो ये चार्ज जब ऐसे आएगा तो दूर ऐसे भागेगा ना, चार्ज क्या होगा, दूर भागेगा। तो जिस समय क्लोजेस्ट अप्रोच है, जिस समय क्या है, क्या है, तो मान लेते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, आर, क्या है आर, उसमें वेलोसिटी क्या आ जाएगा, उस पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, अपने पास कितना नोन है, 2, आर और कौन, भी। अभी भी 2 इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। पहला तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं चलेगा, पहला क्या चलेगा, एनर्जी, दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा कौन सा कंजर्वेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा जो हिंज फिक्स है ना वहीं से पास होगा, तो उसके बाद वो टॉर्क क्या होने वाला है, 0, टॉर्क क्या होने वाला है, इसके बाद में एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, Q1 के बाद। बोलो यार, बढ़िया सवाल था ये, क्या था ये। अच्छा, अब वो पोटेंशियल एनर्जी को दूसरे शब्दों में भी समझा गया, पोटेंशियल एनर्जी को दूसरे शब्दों में समझा गया। कैसे समझा गया कि मैं आपको बताया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय क्या, टू ब्रिंगिंग अ चार्ज, टू ब्रिंगिंग अ क्या, फ्रॉम इनफाइनाइट, कहां से, टू एनी पार्टिकुलर लोकेशन बाय स्लोली प्रोसेस, बाय कौन सा प्रोसेस, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके अगेंस्ट में, ये मान लो Q1 है, Q1 फिक्स है, यहाँ Q2 है इनफाइनाइट पे, एक एक्सटर्नल एजेंट गया। अच्छा ये बताओ Q2 इनफाइनाइट पे, तो क्या ये आना चाहेगा इधर, क्या मन से आना चाहेगा, क्या मन से आना चाहेगा, क्योंकि फोर्स तो रिपल्सिव पड़ रहा होगा, दोनों का अगर प्लस प्लस मान लूं तो एक्सटर्नल एजेंट इसको पकड़ा ऐसे, इसको घसीट घसीट कैसे लाया, धीरे धीरे कैसे लाया, किसके अगेंस्ट में कार्य किया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वो कार्य किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में क्या किया, वो कार्य किया, किसके अगेंस्ट में कार्य किया वो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम कहां से, इनफाइनाइट टू एनी पार्टिकुलर लोकेशन, टू एनी क्या, बाय कौन सा प्रोसेस, स्लोली प्रोसेस, अगेंस्ट कौन सा फोर्स, उसने जितना कार्य किया, किसने, एक्सटर्नल एजेंट, वही क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा। और यहां में निकाला गया था, कितना था, के Q1 Q2 बाई क्या, आर, के Q1 Q2 बाई क्या, मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, फिर आपको समझाया गया, सुनना ध्यान से, ये समझ लो कि ये मान लो कि यहाँ पे खाली है, कोई चीज नहीं है ना, एक Q1 चार्ज, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, Q1 को इनफाइनाइट से पकड़ के लाया गया, क्या कोई बटन करना पड़ा होगा, कोई बटन करना पड़ा होगा, नहीं, बटन करना पड़ा होगा नहीं ना। फिर Q2 को लाए, क्या बटन करना पड़ा होगा, कितना करना पड़ा होगा, के Q1 Q2 बाई क्या, आर। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 और किसके अगेंस्ट लिखे हो, 1 के अगेंस्ट, कितना, के Q1 Q2 बाई क्या, आर। समझ आ रहा है। तो इसमें अपन सवाल किए कि ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स पे क्या रख दिए थे, चार्ज,
इन्वर्टर पे क्या रख देते? इक्विलेटरल ट्रायंगल था, क्या था? और सिस्टम का क्या लिखना था? पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखना था? क्या लिखना था? तो इसके दो तरीके बताया कि मान लो ट्रायंगल वर्टेक्स पे कोई चार्ज नहीं है और पहला चार्ज को पकड़ के लाओ कहां से? इन्फिनिट से। कहां से लाओ पकड़ के? और ऊपर वाले वर्टेक्स पे रख दिया, कोई बटन करना पड़ा? नहीं। अब फिर दूसरा को लाओ पकड़ के इन्फिनिट से, क्या बटन करना पड़ेगा? हाँ, तो उसका फोर्स रिपल्सिव पड़ेगा। बोलो यार। तो U21 लिखो, क्या लिखोगे? U दैट इज द K Q स्क्वायर बाई क्या? A स्क्वायर। सॉरी, K Q स्क्वायर बाई क्या? A। K Q स्क्वायर बाई क्या? A। फिर तीसरा को लाएंगे तो क्या बटन करना पड़ेगा? हाँ, किसके अगेंस्ट में? 1 के अगेंस्ट में और 2 के अगेंस्ट में। तो K Q स्क्वायर बाई A कितने बार जोड़ना पड़ेगा? 2 बार। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना जाएगा? 3 K Q स्क्वायर बाई A। कितना जाएगा? 3 K Q स्क्वायर बाई क्या? A। अब फिर आपको मैं डायरेक्ट सिखाया कि दो दो का पेयर बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। दो दो का पेयर बनाओ, क्या लिख लो? जैसे ये दोनों का पेयर K Q स्क्वायर बाई A, ये दोनों का पेयर K Q स्क्वायर बाई A, ये दोनों का पेयर कितना कितना हो गया? 3 K Q स्क्वायर बाई क्या? A। 3 K Q स्क्वायर बाई क्या? फिर स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे Q Q Q चार्ज रखा गया। आपसे पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी बताओ, क्या बताओ? तो 4 पेयर तो साइड के लॉन्ग बनेगा, 4 पेयर किसके लॉन्ग बनेगा? तो कितना हो जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी? 4 K Q स्क्वायर बाई क्या है? और 2 पेयर बनेगा डायगोनल के नो, तो कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर बाई A√2 का क्या? डबल ना। और उसको ऐड कर दो, क्या कर दो उसको? यहाँ पे कितने पेयर बने पोटेंशियल एनर्जी के? हैं? 6 पेयर बने। कैसे पेयर? कितने पेयर बने? तो कितने पेयर बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, इसके लिए आपको एक फार्मूला बताया गया था, n इंटू n माइनस 1/2। n इंटू n माइनस 1 बाई क्या? अगर मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं तो NC2 समझ सकते हैं इसको। n में से कोई 2 को सिलेक्ट कर लो, पेयर बन जाएगा। बोलो यार, NC2। तो यहाँ पे जब 4 कॉर्नर था, यानी 4 चार्ज थे, तो कितना पेयर बना? 6 ना। फॉर्मूला लगाओ, n इंटू n माइनस 1/2 ना, तो 4 इंटू 3/2 कितना? 6 पेयर आया। कितना पेयर आया? 6 पेयर। अब उसके बाद मान लो कि कोई हेक्सागोन है, क्या है? मैं उसको लिए पूछूंगा पोटेंशियल एनर्जी कितने पेयर बनेंगे, जल्दी बताओ। 6 इंटू 5/2 कितना पेयर है? ऑक्टागोन में कितना पेयर बनेगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। 20 कुछ 3 बोला उस 28 23 28 बोलो। अच्छा, फिर एक पोटेंशियल एनर्जी सिमेट्रिक सिस्टम को लिखने के लिए एक अलग फैशन बताया था, याद है? डिराइव करके, याद है? याद है? नहीं याद है? याद है? हैं? कैसे? सुनना ध्यान से, ट्रायंगल वाले से समझाया था, थोड़ा समझना और कॉपी रखे देखना कि ट्रायंगल का वर्टेक्स खाली है। ट्रायंगल वर्टेक्स क्या है? तो पहले चार्ज को पकड़ के लाया गया तो कोई बटन करना पड़ा? कोई बटन करना पड़ा? कितना बटन? 0। दूसरा पकड़ के लाए तो उसको क्या लिखेंगे? U21। क्या लिखेंगे उसको? U। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं U21, और तीसरा को लाऊंगा तो U31 प्लस U32। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया? U21 प्लस U31 प्लस U32, ये ना। फिर मैं आपको बताया था UAB और UBA बराबर होते हैं, मतलब A और B के बीच का पोटेंशियल एनर्जी या B और A के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, बोलो क्या होगा? वो बराबर आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया टोटल? U21 प्लस U31 प्लस U32। 2 का अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई 2 का क्या कर दो? तो अंदर क्या? 2 U21 कितने बार हो जाएगा? 2 बार। कितने बार है? तो 2 ऑफ U21 और U31 भी कितने बार हो गया? 2 बार। कितने बार है? ट्वाइस ऑफ U31 और U32 भी कितने बार हो गया? 2 बार। तो ट्वाइस ऑफ U32, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर में क्या कर दिया? डिवाइड। अब जो U21 है ना, कौन? उसको लिख दो U12 प्लस U21। U12 प्लस क्या? U। और U31 है, उसको क्या लिख दो? U31 प्लस U13। और U जो 32 2 बार था, उसको क्या लिख दो? U32 प्लस U23। बोलो सही है। और जिसमें 1 1 आ गया उसको क्या बोल दो? U1। क्या बोल दो? जिसमें 2 2 आ गया उसको क्या बोल दो? U2। और जिसमें 3 3 आ गया उसको क्या बोल दो? U3। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? हाफ ऑफ U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड क्या? सो ऑन। क्लियर हो? अगर सिस्टम सिमेट्रिक रहा, सिस्टम क्या रहा? तो U1 U2 U3 सब बराबर हो जाएंगे क्या? तो U1 U2 U3 सबको U1 के बराबर मान लेते हैं, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? n/2 इंटू U1। n/2 इंटू कितना? ये सिमेट्रिक सिस्टम के लिए कि n/2 लिख लो और किसी एक को पकड़ लो, उसी का पोटेंशियल एनर्जी लिख लो और n/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल में, किसमें? तो n/2 मतलब 3/2। 3/2। अब ब्रैकेट में ये 1 है, तो 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, तो 1 का 2 के साथ कितना हो जाएगा? KQ स्क्वायर बाई A और KQ स्क्वायर बाई A कितने बार? 2 बार। तो 2 KQ स्क्वायर बाई A ना, अब बाहर मल्टीप्लाई में कौन है? 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना का? 3 KQ स्क्वायर बाई क्या? A। फिर स्क्वायर के लिए इंप्लीमेंट करके देख लो,
स्क्वायर के वर्टेक्स पे कितने, 4 कॉर्नर पे 4 चार्ज है, तो n/2 मतलब 4/2, 4 बाई, और किसी एक चार्ज को पकड़ लो, पकड़ लिए, तो साइड के लॉन्ग एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे कॉर्नर पे, बोलो तो KQ स्क्वायर बाई ये कितने बार, 2 KQ स्क्वायर बाई है, और डायगोनल पे कितने बार, कितना KQ स्क्वायर बाई क्या a√2 और मल्टीप्लाइड बाई होल मल्टीप्लाइड बाई क्या 4/2। फिर अपन सवाल किए थे क्यूब वाला, याद है, क्यूब को 8 वर्टेक्स पे क्या रख दिया गया था, चार्ज, और उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखे थे, याद है, तो क्यूब के लिए n की वैल्यू कितना हो जाएगा 8/2, 8/, अब किसी एक चार्ज को पकड़ लो, पकड़ लिया, तो एक साइड के लॉन्ग ऐसे और साइड के लॉन्ग ऐसे, एक साइड के लॉन्ग ऐसे, तो KQ स्क्वायर बाई कितने बार, 3 बार, कितने बार है, तो 3 KQ स्क्वायर बाई है। अच्छा फेस डायगोनल के लॉन्ग कितने बार, 3 बार, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, सही है, तो 3 KQ स्क्वायर बाई क्या a√2 और मेन डायगोनल के लॉन्ग कितने बार, एक बार, तो KQ स्क्वायर बाई कितना a√3 होल मल्टीप्लाइड बाई कितना 8/2, 8 क्या, सोच के देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट ना जाने तो क्यूब के लिए कितने पेयर बन जाएंगे, कितने पेयर बनेंगे, जल्दी बताओ, 8 इंटू, बोल नहीं रहे यार, कितने पेयर, कितना, बोलो ना कितने पेयर बना, 28 ना, 28 पेयर लिखने में हालत खराब हो जाती है, बोलो भाई 28 पेयर लिखने में। फिर एक सवाल होगा, याद होगा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है, साइड कितना है ना, तीनों वर्टेक्स पर चार्ज रखते हैं Q Q Q, और मास क्या है mm, मास क्या है, तो आपसे बोला गया था जब इसका साइड 2a हो जाए, a से कितना हो जाए, तो बताओ तीनों का स्पीड बताओ, तीनों क्या बताओ, क्या लगा दिए थे, एनर्जी क्या लगा दिए थे, उसके बाद अपन पहुंच गए पोटेंशियल पे, कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, किसे डिनोट करते हैं, तो V बराबर क्या लिखा गया, U/Q, U/ क्या, और U का यूनिट जूल और Q का कूलॉम, तो जूल पर कूलॉम, जूल क्या इज कॉल्ड क्या, वोल्ट, क्या बोलते हैं इसको, इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, जूल पर कूलॉम, और उसी क्या बोला जाता है, वोल्ट, क्या डायमेंशन लिखने के लिए आ जाएगा तो लिख लोगे, हैं, तो पोटेंशियल क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट इज कॉल्ड क्या, पोटेंशियल। और अगर पोटेंशियल पता हो, पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो U बराबर क्या हो जाएगा, QV, U बराबर क्या हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल में सिंपल चार्ज का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा अपने को, पोटेंशियल एनर्जी। देखो कहानी ये है कि कूलॉम्स लॉ पढ़े आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, सही है, तो फोर्स लिखते हैं QE से, फोर्स किससे लिखते हैं, वहां पे बड़ा भाई कौन है, फोर्स, और छोटा भाई कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे बड़ा भाई कौन रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी, और छोटा भाई कौन रहेगा, पोटेंशियल, कि अगर पोटेंशियल में Q का मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, U बराबर क्या लिखा जाएगा, QV, U बराबर क्या लिखा जाएगा, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू क्या, तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा Q इंटू क्या, डेल्टा V, और क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, वर्क डन ऑफ क्या, एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज इक्वल टू क्या, Q डेल्टा V, दैट इज इक्वल टू Q क्या, दैट इज द माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन ऑफ क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद है, याद है, बोला करो ना भाई। अब आपको यहां पे बताया गया पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू क्या, कोई पॉइंट चार्ज क्यों है, अब इसके कारण r दूरी पे पोटेंशियल बताना है, r दूरी पे क्या बताना है, कुछ मत कर लो, r दूरी पे +1 कूलम का चार्ज पुट अप कर लो, और ये दोनों के बीच का पोटेंशियल लिख लो, एनर्जी, ये दोनों के बीच का क्या लिख लो, पोटेंशियल, कितना जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, KQ इंटू 1 क्या R, कितना जाएगा, KQ क्या R, ये किसका पोटेंशियल आया, ये किसका पोटेंशियल आया, Q का, किसका पोटेंशियल आया, Q का पोटेंशियल कितना हो गया, r दूरी पे KQ क्या R, तो कोई भी चार्ज Q के कारण अगर r दूरी पे पोटेंशियल डिफाइन करना हो, r दूरी पे क्या डिफाइन करना हो, r दूरी पे क्या डिफाइन करना हो, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/R, KQ क्या, और पोटेंशियल इसलिए पढ़ते हैं ताकि पोटेंशियल एनर्जी लिखने में सुविधा हो, क्या लिखने में सुविधा हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, Q इंटू क्या V। अच्छा यहाँ पे जो Q इंटू V लिखते हैं, V Q का होता है, छोटे Q का किसी और का होता है, हैं, किसी और का होता है, किसी, है ना, बोलो भाई, सही है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, Q इंटू कितना V, और पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा, r दूरी पे KQ क्या R, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, दैट इज द Q इंटू क्या, डेल्टा V, दैट इज द Q इंटू कितना, दैट इज द माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन ऑफ क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक सवाल करवाया था 10 वोल्ट से 20 वोल्ट पे लेके चले गए, 4 कूलम के चार्ज को 10 वोल्ट से कहां लेके चले गए, बताओ एक्सटर्नल एजेंट ने कितना कार्य किया, तो चेंज इन पोटेंशियल निकाल लीजिए, 20 - 10, और चार्ज का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन पूछा जाए तो सामने क्या लगा देंगे, माइनस,
फिर आपको पूछा गया था अगर मान लो v पोटेंशियल से किसी चार्ज को एक्सीलरेट करवाया जा रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, क्या जाएगा उसमें, तो काइनेटिक एनर्जी कितना जाएगा, q इंटू डेल्टा v, q इंटू कितना, क्या वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और ऐसे शब्द बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सारे चैप्टर में कि v पोटेंशियल से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करवा दिए हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, q इंटू क्या, q इंटू कितना, डेल्टा v। फिर सवाल याद होगा कि दो चार्ज हैं, ये भी q है ये भी q है, ये दोनों फिक्स हैं, ये दोनों क्या है, और ये 3 मीटर दूरी है, ये भी क्या है 3 मीटर। यहाँ से बीच से एक चार्ज q नॉट को उठा के ये से कहाँ लेके गए, b पे 4 मीटर ऊपर लेके गए, कितना कहाँ लेके गए, 4 मीटर ऊपर। तो आपसे पूछा गया था बताओ बर्डन ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट, बर्डन ऑफ क्या बताओ। तो सबसे पहले जब यहाँ पे है तो दोनों के कारण पोटेंशियल लिख लो, क्या लिख लो, कितना kq/3 और kq क्या 3, kq/3 और kq क्या 3। इनिशियल पोटेंशियल कितना जाएगा 2 kq क्या 3, और 4 मीटर ऊपर लेके गए तो यहाँ से दूरी कितना हो गया 5, तो फाइनल पोटेंशियल कितना जाएगा 2 kq/5 ना, 2 kq क्या 5। तो फाइनल पोटेंशियल पता हो गया, इनिशियल पोटेंशियल भी पता हो गया, चेंज इन पोटेंशियल निकाल लीजिए और सिंपल जो चार्ज q नॉट को उठा के ले गए उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो बर्डन ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट मिल गया, क्या मिल गया, बर्डन ऑफ क्या। फिर आपको याद होगा एक रॉड है, क्या है, रॉड पे चार्ज क्या लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, इसका लंबाई कितना है l, इससे a दूरी पे पोटेंशियल, a दूरी पे क्या उठा के सेगमेंट काट देंगे, यहाँ पे कितना सेगमेंट काटेंगे, कितनी दूरी पे, x दूरी पे, कितना हो जाएगा dq कितना जाएगा लैम्डा dx, क्या इस dq के कारण x दूरी पे पोटेंशियल लिख लेंगे, पोटेंशियल कितना हो जाएगा k dq/x, k dq क्या, और dq कितना लिखेंगे लैम्डा dx, और उसको इंटीग्रेट कर दो, क्या कर दो उसको, कहां से a से कहां तक, a प्लस l तक, तो ln खत्म आएगा, क्या खत्म आएगा। फिर आपको याद होगा कि वर्टेक्स पे, कहां पे, स्क्वायर के वर्टेक्स पे 4 चार्ज रखे हुए q q q q, बोलो भाई सेंटर पे क्या पूछा गया था, पोटेंशियल, सेंटर पे क्या पूछा गया था, सेंटर पोटेंशियल कितना आ गया था kq/r, और r की वैल्यू कितना a/√2। अच्छा चारों वर्टेक्स पे चार्ज q है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, हैं, तो यहाँ पे एक बात सिखाया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इंप्लाइज पोटेंशियल 0, ट्रू और फॉल्स, हैं, फॉल्स ना, और उल्टा स्टेटमेंट पोटेंशियल 0 इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ट्रू की फॉल्स, याद ही नहीं तुम लोगों को, बोलो फॉल्स, ये भी क्या है फॉल्स, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही। कोई पूछेगा पोटेंशियल 0 इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फॉल्स, कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इंप्लाइज पोटेंशियल 0 तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझ आ रहा है। अच्छा उसके बाद कुछ पोटेंशियल आपको डिफरेंट अरेंजमेंट्स के कारण बताया गया, बोलो भाई पोटेंशियल ड्यू टू क्या, डिफरेंट रिंग के एक्सिस पे, कहां पे, कोई रिंग है उस पर चार्ज कितना है q, रिंग पे चार्ज कितना है, उससे x दूरी पे पोटेंशियल कितना निकल गया kq/√r² प्लस क्या x², बोलो भैया kq/√r² प्लस क्या, और उसमें एक सवाल किया गया था रिंग के एक्सिस पे एक चार्ज है छोटा q, उसको √3r से छोड़ दिए तो बताओ √8r पे जाएगा तो कितना स्पीड होगा, याद आया, क्या लगाए थे इसमें, क्या लगाए थे, अब पोटेंशियल एनर्जी लिखना, रिंग के कारण दोनों जगह पोटेंशियल लिख लो और ये q का मल्टीप्लाई कर दे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और क्या मिल जाएगा फाइनल, बोलो भैया। फिर आपको डिस्क के एक्सिस पे, कहां पे, डिस्क के पोटेंशियल डिफाइन किया गया, डिस्क से कहां पे क्या डिफाइन किया गया, तो डिस्क के एक्सिस पे निकल के आया, जल्दी बताओ, σ/2ε0√r² प्लस x² माइनस क्या x, बोलो भाई। इसमें जेई एडवांस अच्छा सवाल पूछा है कि ये डिस्क है, क्या है, इससे कुछ दूरी पर ऐसे चार्ज को रख दिए, कुछ दूरी पे क्या रख दिए, चार्ज को रख दिए, चार्ज क्या कर दिए, चार्ज को यहां छोड़ दिए, चार्ज को यहां क्या कर दिए, तो पूछ देगा बताओ इतने दूरी पे आ गया तो स्पीड कितना होगा या इसको टच कब करेगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन का खेल है सब, किसका खेल है, क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो ये बताएगा आपको पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू क्या डिस्क, दैट इज क्या σ/2ε0, σ क्या 2ε0 इंटू √r² प्लस x² माइनस क्या x। उसके बाद अपन कहां पहुंच गए, उसके बाद कहां पहुंच गए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या। अगर आपको याद हो तो 11वीं क्लास में फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन बताया गया होगा, फोर्स और किसके बीच, फोर्स का फार्मूला बन के आया था -∂u/∂x i कैप माइनस ∂u/, चलो पहले सिंपल ऐसे समझो हबड़ा जाओगे। फोर्स का पहला फार्मूला बना था -du/dr, माइनस du क्या, व्हेन u इज द फंक्शन ऑफ क्या r, जब u किसका फंक्शन है। अब यहाँ पे फोर्स को लिख दो qe, फोर्स को क्या लिख दो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दो qv, क्या लिख दो, तो यहां से किसका फार्मूला बन के आ जाएगा, e किसका, v का, e का, e का, किसका फार्मूला बन के आ जाएगा, e क्या आ जाएगा -dv क्या dr, माइनस dv क्या dr, e बराबर क्या बन जाएगा -dv क्या dr। ये पहला रिलेशन है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या, ये कब लगाना जब v किसका फंक्शन होगा r का,
फिर दूसरा डिफरेंशियल रिलेशन क्या बन गया, ई बराबर माइनस डीबी बाई डीएक्स। ये कब लगाना जब v किसका फंक्शन हो, x का, v किसका फंक्शन हो। तीसरा बन के आया था जो खतरनाक सा बना था, जिसमें जेई मेंस और नीट खूब सवाल पूछी है, क्या बना था सब लोग बताओ, ई बराबर माइनस डेवा v बाई डेवा एक्स आई कैप प्लस डेवा v बाई डेवा वाई जे कैप प्लस डेवा v बाई डेवा जेड के कैप। ये कब लगाना जब v किसका फंक्शन हो, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई, मैं एक बार वी आर के रूप में दे दिया था, एक बार वी एक्स के रूप में दे दिया था, एक बार वी एक्स वाई जेड के रूप में दे दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया था, क्या पूछ लिया था, क्या सब में डिफरेंशिएशन करना था, सब में क्या करना था, पानी खत्म है। अगर मान लो वी और एक्स ग्राफ दे दूं, कौन सा ग्राफ दे दूं, कौन सा ग्राफ दे दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसमें, वी और एक्स ग्राफ दे दूं पोटेंशियल एक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा, स्लोप की माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप, माइनस टाइम्स ऑफ क्या, स्लोप, मतलब स्लोप का उल्टा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि ऐसा है वी एक्स ग्राफ, ऐसा अपवर्ड पैराबोला, तो इधर में स्लोप निगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव, पता नहीं क्या कचड़ा पढ़ के आते हो भाई। ये वी और एक्स ऐसा ग्राफ है, इधर गिर रहा है ग्राफ ना, स्लोप निगेटिव पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना, इधर स्लोप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो भैया, फिर ऐसे ऐसे जिगजैग करके बहुत सारा दे दिया हूँ, बोलो भैया ये कौन सा रिलेशन था, डिफरेंशियल रिलेशन पे। उसके बाद आया है इंटीग्रल रिलेशन, कौन सा रिलेशन, इंटीग्रल रिलेशन में आपको याद होगा डेल्टा यू बराबर क्या लिखा गया, माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन ऑफ क्या, कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन क्या लिखा गया, माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट क्या, फिर से फोर्स को क्यू लिख दो, फोर्स को क्या लिख दो, और यू को क्या लिख दो, क्यू वी। तो डेल्टा वी का यानी चेंज इन पोटेंशियल का जो फार्मूला बन के आया वो क्या बन के आया, माइनस टाइम्स ऑफ ई डॉट डी आर, माइनस टाइम्स ऑफ ई डॉट क्या, माइनस टाइम्स ऑफ ई डॉट क्या, डी आर। अच्छा, चेंज को फाइनल माइनस क्या लिख दो, इनिशियल, तो यहां से फार्मूला बन के आ जाएगा वी इनिशियल माइनस वी इनिशियल माइनस क्या, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ई डॉट डी आर, ई डॉट क्या, अब ई आर के रूप में दे दूंगा, ई आर के रूप में दे दूंगा, एक पोटेंशियल दे दूंगा, इनिशियल फाइनल पूछ लूंगा, फाइनल दे दूंगा, इनिशियल पूछ लूंगा, कोई दिक्कत है इसमें, अब बोलो भैया, है ना। अगर मान लो कि ई एक्स का फंक्शन, ई किसका फंक्शन हो, तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल को क्या लिखोगे, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल क्या लिखोगे, इंटीग्रल ईडीएक्स, इंटीग्रल क्या, ईडीएक्स, कोई दिक्कत यहां तक। अगर मान लो कि ई और एक्स का ग्राफ दे दूं, किसका ग्राफ दे दूं, ई और एक्स का, एक्स का, तो ई एक्स ग्राफ में एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल को, यानी वी इनिशियल माइनस वी इनिशियल माइनस क्या, वी फाइनल को। फिर इसमें बताया कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे क्या है, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से बी की तरफ डिस्प्लेस किया था, डिस्प्लेसमेंट ए से कहां लिया था, बी की तरफ, तो वी ए माइनस बी बी, वी ए माइनस क्या था, पॉजिटिव ना, क्या था, तो उसमें बताया मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां फ्लो करती है, मेरी बात समझ आ रही है। फिर आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगर परपेंडिकुलर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कहां जाएंगे, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। पहला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू क्या, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, जिसमें अपन सवाल किए थे, क्या किए थे, वो ट्रायंगल वाला ऐसे बना के फिर ऐसे एंगल पे दे दिया था, वो वाला बात समझ आ रहा है। फिर उसके बाद पढ़ा गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या पढ़ा गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर हैविंग क्या, सेम पोटेंशियल, व्हिच आर हैविंग क्या, जितने भी सेम पोटेंशियल है उनका क्या बना लो, लोकस, क्या बना लो, क्या कहलाएगा वो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने टाइप के थे, कौन कौन सा, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और क्या, प्लेनर। स्फेरिकल क्यों बनता है, पॉइंट चार्ज के कारण, किस कारण बनता है, सिलेंड्रिकल क्यों बनता है, लाइन चार्ज के कारण, किस कारण, और तीसरा प्लेनर क्यों बनता है, सोर्स साइड क्या, इन्फिनाइट, चार्ज कहां पे रहेगा, वो कुछ भी हो सकता